ऐसा क्या बदला जो सरकार बदल गई? दो आकाओं ने एडी से लेकर चोटी तक जोर लगा दिया। इस सरकार को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों को नीचे के जेई से लेकर ऊपर के चीफ इंजीनियर तक, नीचे के बाबू से लेकर ऊपर के आईएएस अधिकारी तक सीधे तौर पे था कि अगर तुम दिल्ली की जनता के लिए काम करोगे तो तुम्हारे ऊपर एक्शन होगा, सस्पेंड कर दिए जाओगे, हटा दिए जाओगे। कुमार विश्वास जी हो गए, वो अलग हो गए, योगेंद्र यादव हो गए, वो अलग हो गए। तो क्या बदला पार्टी में ऐसा जिसकी वजह से ये जो टीम थी, जो कोर टीम थी इस आंदोलन की, वो अलग होती चली गई? मेरे हिसाब से एक चीज़ मैंने आपको कहा कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्या नहीं बदला। और वो नहीं बदला ये है कि शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं कर सकती कोई सरकार। अखबार छापेंगे तो हालात खराब हो जाएंगे, ऊपर से फ़ोन आने लगता है सीएमओ से कि आपने एजुकेशन की खबर कैसे छापी। तो सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट आया, ठीक। आज अखबारों में दिल्ली में मुद्दा है कि प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट इतना है, सरकारी का इतना है। एक प्राइवेट स्कूल ने अपने गेट पे बाउंसर्स लगाए हैं। आखिरकार पार्टी को चलाने के लिए पैसा आता कहाँ से है? देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि अगर आप बीजेपी को चंदा दोगे तो आपका धंधा चलेगा, आप खुश रहोगे। अगर गलती से आपने आम आदमी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस, सपा किसी को चंदा दे दिया तो फिर भारतीय जनता पार्टी आपके पीछे ईडी, सीबीआई सब एजेंसी को छोड़। ऐसा तो है नहीं कि मोदी जैसा 92% फंड हमारे पार्टी को आ जाए। तो कुछ तो पब्लिक सेंटिमेंट है। 370 हटाना, राम मंदिर बनाया जो पब्लिक चाहती थी। क्या हालत हुई पहलगाम में? 26 लोगों की जान चली गई। पीओके के लेकर हमेशा कहती थी कि हम वापस लेंगे और वापस लेंगे, और जो वापस लेने का मौका आया आपने ऐसा स्टैंड ले लिया। एक तरीके से सरकार का बुज़दिली भरा फैसला था कि हिंदुस्तान की जिसकी सेना इतनी मजबूत हो। देखिए, आम आदमी पार्टी को भी सभी कह रहे हैं कि बिल्कुल तो दूध की तोली नहीं है। शिक्षा घोटाला, शराब घोटाला, अभी तो मोहल्ला क्लिनिक पे रेखा जी कह रही हैं कि जांच बिठा रही है। जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां वहां इनको घोटाले दिख रहे हैं। जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। कोई नेता भी तब तक भ्रष्टाचारी होता है जब तक वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में शामिल नहीं होता है। जैसे वो धुलाई हुई वो ठीक होता है। आज की डेट में आम आदमी पार्टी का जो कंप्लीट एजेंडा है वो इस तरफ ज्यादा शिफ्ट नहीं हो गया है कि मोदी हटाओ। मोदी और उनकी मीडिया, स्पेशली जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, ये दोनों लोग मिलकर इस देश के साथ धोखा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी इतने दिन तक हमारी सरकार थी, बिजली कंपनियों को घाटा क्यों नहीं हो रहा था? अचानक सरकार बदलते ही घाटा क्यों होने लगा उन्हें? वो 7 से 10% अब बिजली के रेट बढ़ाएंगी। 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात कर दिए, सरकार खत्म, सरकार बन गई, गायब है, कोई चर्चा का कोई विषय नहीं। ऐसी चीज़ भी बता दीजिए जो आपको लगती है एज एन पार्टी कुछ विपक्ष अच्छा भी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको एक इनकी बड़ी साजिश का खुलासा करता हूँ। दोस्तों, आज की बातचीत जो है ये नॉर्मल राजनीतिक बातचीत नहीं है। आज की बातचीत जो है ना, ये एक विचारधारा की बातचीत है। एक पार्टी जो देश का भविष्य बदलने निकली थी। केजरीवाल जी के बच्चों की कस्में खाने से लेकर के, मोदी जी के विकास मॉडल से लेकर के, विपक्ष के जेल से लेकर के, विपक्ष की एकता से लेकर के, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आज की बातचीत में हम कवर करेंगे। क्या क्या संभव है इस पॉलिटिक्स में, इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए यंग एज पार्टी से, आम आदमी पार्टी जो कि सबसे यंगेस्ट पार्टी है हमारे इंडिया में, इस पार्टी से एक यंग कैंडिडेट जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सर्वेश मिश्रा जी, आज ही हमारे साथ हैं। सर्वेश मिश्रा जी से हम बहुत सारे सवाल पूछेंगे नए दृष्टिकोण पर, आम आदमी पार्टी के आने वाले भविष्य पर, उनकी स्ट्रैटेजी पर। तो स्वागत करते हैं बिना किसी देर के सर्वेश मिश्रा जी का। जी शुक्रिया। आम आदमी पार्टी का एक अच्छा परिचय देने के लिए शुक्रिया, और ये बताने के लिए कि देश की सबसे यंग पार्टी है, सबसे अच्छी चल रही पार्टी है। और अच्छा लगेगा मुझे आपसे इसके बारे में बातचीत करके। कुछ आपके पहले के भी पॉडकास्ट में देख चुका हूँ और मुझे अच्छा लगा, नए नए टॉपिक्स को आपने कवर किया है और इस न्यू एज पॉलिटिक्स के बारे में आपने बातचीत करने के लिए मुझे इन्वाइट किया है। सो थैंक यू सो मच। सर्वेश भाई, शुरुआत कैसे हुई? आप तो जहाँ तक हम बिहाइंड द सीन्स बात कर रहे थे कि एज जो है इट्स जस्ट लाइक 31 समवेयर आपकी एज है, तो इतनी यंग एज में एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता बनना, ये सफ़र कहाँ से कहाँ तक लाया आप? देखिए, आम आदमी पार्टी में जितने भी आप शीर्ष नेताओं का भी कंपैरिजन करेंगे और उनसे लेके नीचे, सबकी उम्र आपको कम दिखेगी। अच्छा। और इस पार्टी में अब मेरी तो एज अभी ज़्यादा हो गई है, बहुत ही और भी कम उम्र के लोगों को बहुत अच्छे अच्छे मौके दिए गए हैं। और नई पार्टी है, देश की सबसे
कम समय में सबसे तेज़ी से राष्ट्रीय पार्टी बनने का मौका आम आदमी पार्टी को मिला, देश की जनता ने दिया, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने दिया। और ये वाकई अच्छी चीज़ है कि जब हम राजनीति में 54-55 साल को युवा मानते हैं, 60 साल को, जी। मतलब हमारे कई लोगों के, मतलब हम लोगों के पिताजी की उम्र 62-64 साल है, लेकिन 58-59 साल में लोग कहते हैं कि युवा युवा है नेता। राजनीति में। तो इस दौर में अच्छा है कि युवाओं को मौका मिल रहा है। और आप देख भी रहे होंगे जिस तरीके का 21वीं सदी का एरा है, इस एरा में मुझे लगता है युवा होने की उम्र को युवा ही रहने दिया जाए तो बेहतर है। अच्छा सर्वेश भाई, आप कैसे जुड़े, कैसे मतलब आम आदमी पार्टी में आपका जुड़ाव कहाँ से शुरू हुआ? मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव वही लगभग ढेर सारे लोगों का भी रहेगा। अन्ना आंदोलन की शुरुआत थी। मैं उस समय यूपीएससी की एक कोचिंग में पढ़ता था। अच्छा। और लखनऊ में रहता था। ढेर सारे शहरों में अन्ना आंदोलन की छोटी छोटी सभाएं होती थी, मीटिंग्स होती थी। लोगों ने अपने आप ही समूह बना रखे थे। तो हमारे भी कोचिंग संस्थान में मीटिंग हुई थी, वहाँ पे वहीं से पहला जुड़ा हुआ था। फिर अन्ना का आंदोलन था वहाँ लखनऊ का झूलेलाल पार्क, फिर हम लोग जाते थे। एक उस समय हम लोग जन लोकपाल की अवेयरनेस प्रोग्राम करते थे। उस समय कहते थे कि पब्लिक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात जो आम आदमी पार्टी के नेता लेकर आए थे, हम लोग उसकी मुहिम को चलाते थे। तो उसमें एक बार मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी जो हमारे भी नेता हैं, उन लोगों को एक हम जन लोकपाल की 20 दिनों की एक यात्रा थी जिसमें अलग अलग ज़िलों में जाना था। तो उसमें एक फ़ोटोग्राफ़र की ज़रूरत थी। तो मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ था, कुछ नॉलेज थी। तो मुझे पहली बार संजय भैया, मनीष भैया के साथ जाने का मौका मिला। और वो एक गया तो मैं 1 दिन के लिए था, लेकिन वो 20 दिन उस सफ़र में रह गया कि उस सफ़र में आगे फिर और ढेर सारे नेता आते रहे। बहुत अच्छी सभाएं हुई। मतलब कई ऐसे ज़िलों में, यूपी के ऐसे सुदूर ज़िलों में, झांसी में, ललितपुर के अंदर, ऐसे चंबल के एरिया में जहाँ कभी गए नहीं थे, वहाँ भी हम लोग जाते थे। लोगों का बहुत बड़ा जनसमूह समर्थन में आता था। उस समय हम लोग छोटी छोटी बुकलेट्स भी बेचते थे 5-5 रुपए की, जिनको दिखाते थे लोगों को कि आप लोग ये इन्फॉर्मेशन लीजिए कि आपको सरकारें कैसी चलनी चाहिए, सरकारों की व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, नीतियां कैसी बननी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी कैसे ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो वो एक ऐसा था कि फिर इन दोनों बड़े नेताओं के साथ एक सफ़र रहा। फिर संजय भैया यूपी के ही रहने वाले, फिर एक पूरा एक उनसे हमेशा से लगाव रहा। फिर आगे एक राजनीति की सफ़र की शुरुआत हो गई, दिल्ली आ गए। फिर बाद में ऐसा लगा कि अब पहले तो रहता है दिमाग स्विच करता है, आप पढ़ते लिखते हो, कभी कोई घर में राजनीति में नहीं रहा, कोई प्रधानी के चुनाव भी नहीं लड़ा, तो फिर आपको थोड़े समय तक लगता है, क्योंकि राजनीति शुरुआत में बहुत अजीब सा लगती है। जिंदाबाद मुर्दाबाद, पुलिस के केस, थाने में, घर पे बताने में वो लगता था झूठ बोलना पड़ता, चीज़ें हैं। लेकिन जैसे आपके पास अच्छे नेता मिल जाते हैं, उनका अच्छा साथ मिल जाता है, फिर आप परिवारों से भी उनके लिए कह सकते हो कि ऐसे लोगों के साथ मैं राजनीति कर सकता हूँ, तो आसान हो जाता है। मेरे लिए भी आगे का सफ़र फिर संजय भैया के मिलने के बाद आसान हो गया। मुझे याद है एक समय, उस समय 2011 का समय था शायद। मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में मैं अपनी किसी सेल्स कॉल के लिए निकला था। एक सेल्स की नौकरी में था मैं, और मुझे दिखता है अन्ना आंदोलन सामने से आता हुआ, जिसमें एक बड़े से व्हीकल में अन्ना हज़ारे खड़े हुए हैं, और मैंने अपनी बाइक साइड में लगाई है और मैं उतर के उनसे हाथ मिलाने गया था। तो वो समय मुझे भी याद आता है कि कहाँ से पार्टी की आपकी शुरुआत हुई थी। एक बड़ा आंदोलन था। हाँ, एक अच्छा आंदोलन था। और जैसे अब देखिए, मैं तो एक राजनीतिक पार्टी में हूँ। कई बार लोग कहेंगे ऐसा कि आप राजनीतिक पार्टी में हैं तो आप ऐसा बोल रहे हैं, पर इस अन्ना आंदोलन ने इस देश की राजनीति को एक अलग दिशा दी। राजनीति के अलग अलग चैलेंजेस हैं, अलग अलग मतलब अच्छाइयाँ हैं, खामियाँ हैं, लेकिन जब हम लोग आज आकर देखते हैं तो हम लोग एक सफल पाते हैं अपने आप। जैसे मैं अगर कहूँगा कि हाँ, एक नई राजनीति हम लोग ला पाए कि नहीं, नई चीज़, नई बहस को हम लोग राजनीति के केंद्र में ला पाए कि नहीं, तो इसमें मैं आम आदमी पार्टी को एक सफल नज़रिए से देखता हूँ। उस जुनून से होता था, हम लोग भी सुबह निकलते थे। मेरे एक दोस्त थे, अभी भी अब अच्छे जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, अनिकेत। हम दोनों ऐसे दुबले पतले हुआ करते थे। सुबह शाम का जुनून अन्ना आंदोलन का हुआ करता था। हम लखनऊ में जाते थे, फिर बड़े छोटे छोटे काम करने में मज़ा आता था। टेंट लगाना, उस समय व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था, तो आपको एक यूनिक सा आइडिया था। एक अन्ना SMS कार्ड शुरू हुआ था कि जिसको लेके आप मोबाइल में रिचार्ज कर सकते थे 25 रुपये का, और वहाँ से आंदोलन के मैसेजेस आते थे कि आपकी मीटिंग्स कहाँ पे है। तो फिर हम वो भी बात करते थे लोगों से कि आप ये कार्ड ले लीजिए, अपने मोबाइल पर रख लीजिए, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिला करेगी। तो मैं अनिकेत अक्सर जाया करते थे, सेम एज जो हम लोग की अपनी दोस्ती। फिर हम जाके लोगों को रिचार्ज कराते थे, उनसे 25 रुपये भी लेते थे, उनका रिचार्ज भी कराते थे।
कि आपको अब मीटिंग्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये सब चीज़ें रहेंगी। कई चीज़ें यूनिक हो जाया करती थी। एक बार का ऐसा था कि बाइक से मैं गया था और लखनऊ का एक विधानसभा के सामने, जहाँ जब भी आंदोलन की कॉल होती थी तो लग जाता था कि इस बार यहाँ होगा। बाइक से गया था, शाम को मैं घर आ गया, घर याद आया तो फिर याद आया कि बाइक तो मेरी वहीं रह गई। मतलब इस तरीके की चीज़ें होती थी, जुनून होता था कि चीज़ें याद नहीं रहती थी कब क्या चल रहा है। मतलब आंदोलन में फुल टाइम सुबह से शाम तक कॉलेजेस को इकट्ठा करना, लोगों को लाना। और मुझे लगता है कि आंदोलन अभी इस एज में, इस उम्र के लोगों ने एक अच्छे आंदोलन को देखा। वो सिर्फ आम आदमी पार्टी और ऐसी नहीं, ऐसे आंदोलन समय दर समय पे अलग अलग मुद्दों के लिए होते रहने चाहिए। इससे हमारी व्यवस्था को, इससे हमारे सिस्टम को बहुत फ़ायदा मिलता है। आज भी जब अभी कोई छोटा आंदोलन होता है, जैसे किसी कॉलेज का ही आंदोलन, ज़रूरी नहीं कि हर आंदोलन अन्ना आंदोलन ही हो जाए, लेकिन जब किसी ज़िले में भी इस तरीके का आंदोलन हो, जब किसी प्रदेश में भी हो, हमें बहुत खुशी होती है अगर किसी बच्चों का समूह या किसी भी ऐसी बातों को लेके आगे बढ़ता है तो। और राजनीतिक व्यवस्थाओं की खूबसूरती यही है कि राजनीति में जिसे लोग कई बार विरोध या विपक्ष कहते हैं, उसमें अभी भी अलग अलग पार्टियों में अलग अलग लोग या अलग अलग जनसमूह देखे जाते हैं कि जो अलग अलग मुद्दों पे आंदोलन कर रहे होते हैं। और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की ताकत है, आगे इसे बढ़ते रहना चाहिए। जी, क्योंकि हमने पहली बार देखा, एक तो हम उसके विटनेस नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ हम उस एज से नहीं आते हैं कि गांधी आंदोलन, सत्याग्रह या वो सब। हमने पहली बार जब देखा तो हमने अन्ना आंदोलन ही देखा। हमें लगा चलिए कोई कुछ तो बदलाव है, कुछ तो पहले वाली चीज़ है। लेकिन एक चीज़ सर्वेश भाई, उस आंदोलन से जो टीम निकली, उसमें काफ़ी लोग जो हैं आज की डेट में अलग हो गए। जैसे कुमार विश्वास जी हो गए, वो अलग हो गए, योगेंद्र यादव हो गए, वो अलग हो गए। तो क्या बदला पार्टी में ऐसा जिसकी वजह से ये जो टीम थी, जो कोर टीम थी इस आंदोलन की, वो अलग होती चली गई? देखिए, कई बार जैसे ये आप सही कह रहे हैं, क्या बदला, मेरे हिसाब से एक चीज़ मैंने आपको कहा कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या नहीं बदला। और वो नहीं बदला ये है कि जो ये पार्टी एक व्यवस्था परिवर्तन की बात को लेकर आई थी। आज भी हम आते हैं तो जैसे कल 10वीं, कल CBSE बोर्ड के रिजल्ट आया। ठीक। आज अखबारों में दिल्ली में मुद्दा है कि प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट इतना है, सरकारी का इतना है, ये सब चीज़ें हैं। तो राजनीति के केंद्र में ऐसे बड़े बदलावों को ला पाना, आपको पूरे स्टेट में आप चले जाइए, आप पूरे यूपी उठाइए, मध्य प्रदेश उठाइए, हर एक स्टेट उठाइए, कहीं भी शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं कर सकती है कोई सरकार। अखबार छापेंगे तो हालात ख़राब हो जाएंगे, ऊपर से फ़ोन आने लगता है CMO से कि आपने एजुकेशन की खबर कैसे छापी, आपने स्कूलों की व्यवस्था पे कैसे छापी। दिल्ली की एकमात्र ऐसी सरकार है कि जहां रिजल्ट का वेट होता कि 10वीं का रिजल्ट आएगा, सरकार लग जाएगी प्रेस रिलीज देने में, अपने रिजल्ट इकट्ठा करने में। इतने अच्छे रिजल्ट्स आए, JEE का रिजल्ट आया, हम लग जाएंगे, कुछ अच्छी कोचिंग्स हमारी UPSC के आएंगे तो लग जाएंगे। तो ये हमारा जो एक ये था कि हम ये जो करने आए थे वो एक मुद्दे के रूप में उसको हम बीच में लेकर आ गए। देखिए, राजनीति के कई अपने चैलेंजेस हैं। हम लोग भी कोई राजनीति में ऐसे बहुत समय से नहीं है। राजनीति के बहुत से धुरंधर, बहुत से मौसम वैज्ञानिक हुए हैं इस देश में, तो उनकी अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन अब ये जो नए लोग आए थे, किसी को राजनीति का अनुभव नहीं, सब लोग एक अलग जो उसमें अलग अलग समूह, अलग अलग वर्गों से होकर आए थे। तो उसमें मुझे अच्छा लगा कि इस पार्टी की सफलता यहाँ तक रही, मुद्दों को हम लोग वहाँ तक लेके आए। अब तो उससे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी लड़ ली लोगों ने, जेल से लेके तमाम जगह की लड़ाई लड़ी। उसके बाद भी हमारा जो मुद्दा है उस मुद्दे पे आज भी हमारी पार्टी किसी प्रदेश में जाती है, हम क्या बात करते हैं, हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, हम अच्छे अस्पताल बनाएंगे, हम यहाँ पे आपकी बिजली फ्री करेंगे, हम आपकी मूलभूत ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं इसको फ्री करेंगे। तो हम अभी भी हमारा मुद्दा केंद्रित राजनीति करते हैं और आगे भी भविष्य मुझे इस पार्टी का यही दिख रहा है और आम आदमी पार्टी में जितने युवा रहे उनके लिए भी, कि हम मुद्दा केंद्रित राजनीति पे रहेंगे और जब तक ये राजनीति रहेगी तब तक आम आदमी पार्टी की सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत अच्छी बात है। पर वही सवाल, जो सहयोगी थे, कोर सहयोगी थे, ये अलग हुए, इनके अलग होने का कोई स्पेसिफिक कारण है, कोई मिसमैच ऑफ ओपिनियन है? देखिए, अब अलग अलग समय पे अलग अलग क्या चीज़ें होती हैं, किसी एक ऐसे सवाल में जवाब दे पाना मतलब मुश्किल है और मेरे लिए भी मुश्किल है। और मुझे लगता है कि अब कभी आप छोटे समूह में काम करें, बड़े समूह में काम करें, ऐसी ढेर सारी परिस्थितियाँ आती रहती हैं। उन सभी चीज़ों को एक किसी जवाब में निहित कर पाना मुझे नहीं लगता आसान है। ठीक है, एक टर्म आपने यूज़ किया और जो कि पूरा एजेंडा है आम आदमी पार्टी का, आपकी पार्टी का, कि हम ना मूलभूत सुविधाओं को फ्री करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो एक वर्ग है जो यंगस्टर्स का भी एक वर्ग है या फिर सोसाइटी का एक वर्ग है जो इसको फ्री नहीं चाहता, कहता है कि आप हमसे बेसिक पैसा लीजिए, और एक वर्ग है जो इसको बिल्कुल फ्री चाहता है। तो
आम आदमी पार्टी का एज एन नेशनल पार्टी क्या स्टैंड है, क्यों ये फ्री चाहते हैं करना उस चीज़ को? देखिए, आम आदमी पार्टी कहती है कि सरकार ये कह रही है कि मैं आपकी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहा हूँ, आप बड़े इनोवेशंस करिए। जैसे आपने युवाओं की भी बात की, तो हम युवाओं को कहते हैं कि हम तुमको पढ़ने के लिए बिजली सस्ती दे रहे हैं, हम तुमको होम मतलब 10 AC चलाने के लिए तो बिजली फ्री नहीं दे रहे हैं, हम तुमको पढ़ने के लिए बेसिक बिजली फ्री दे रहे हैं, तुम पढ़ाई करो, तुम वो पैसे बचाओ, तुम्हारे घर में अच्छी बिजली दे रहे हैं, तुम्हारे लिए अच्छा अस्पताल दे रहे हैं, तुम्हारे लिए अच्छे स्कूल दे रहे हैं। तो ये बेसिक नेसेसिटी है। और मुझे लगता है कि जो भी गवर्नमेंट का एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी है। और दुनिया के बहुत से देश जो बहुत ही अमीर हैं, बहुत ही समृद्ध हैं, आज भी वहाँ की शिक्षा व्यवस्था आपको वैसी मिल जाएगी। और लोगों को भी, अब जैसे लोगों को कई बार लगता नहीं है, जैसे मैं लोगों को कहूँ कि हर एक सड़क पे 1 किलोमीटर पे चलने के लिए तुमको 50 रुपये लिए जाएंगे, कोई देगा? लेकिन एक वेलफेयर स्टेट का काम है सड़क बना कर देना। तो जिन सरकारों ने लोगों के दिमाग में बिठा दिया है, कुछ लोगों के दिमाग, अदरवाइज देखिए लोगों को तो हक है, लोग टैक्स देते हैं, उनके टैक्स के पैसे से आप चलते हो। सरकार किसी जेब से निकाल के, हमारे भाई नेता अरविंद केजरीवाल जी हों, मनीष सिसोदिया जी भी हों, कोई भी अपने जेब से तो दे नहीं रहा। सही भाई बात है। पब्लिक टैक्स देती है, देगा तो और जो वो उसी टैक्स पैसे से देती है तो उनको आप सुविधाएं देते हो। ऐसा कोई आप उनको उपभोग वैसी कोई आलीशान चीज़ें देने, मुख्य मूलभूत ज़रूरतें हैं, पानी देना, बिजली देना, अच्छे स्कूल देना, अच्छे अस्पताल देना। जब इससे लोगों के थोड़े पैसे बच जाएंगे, इससे दिमागी राहत रहेगी, फिर लोग अपने इनोवेशन करें, बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, बाहर भेजें, अपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें, मार्केट की इकोनॉमी को ग्रो करें, ढेर सारे ऑप्शंस हैं। तो सर्वेश भाई एक चीज़ बताओ, इसी चीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र में सरकार है, वो पूरे देश में ऐसा प्रभावी मॉडल क्यों नहीं लागू करती है जहाँ पे वो एजुकेशन को इस एक लेवल तक फ्री कर दे, या बिजली पानी जो है अगर मूलभूत सुविधाओं में आ रहा है तो वो भी इस चीज़ को फ्री कर दें? देखिए, कई बार तो ऐसी, जब हम लोग जैसे इंडिया में लोग कहते भी हैं कि हमारे पास सबसे अच्छी नीतियां हैं, पर उन नीतियों को ज़मीन पे लागू वैसे किया नहीं गया है। अब जैसे राइट टू एजुकेशन का कानून इस देश में बहुत दिनों से है, जी, बहुत अच्छा कानून है, यहाँ तक कि दुनिया में भी लोग उसकी सराहना करते हैं कि इस तरीके का कानून है। ढेर सारे समय पे छोटे मोटे सुधार भी उसमें आते रहते हैं। लेकिन राइट टू एजुकेशन कानून को लागू करने की अगर आप गुणवत्ता पे जाएंगे आप प्रदेशों में, तो क्या हालात हैं उनके? बुरे हाल है। दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है कि जहाँ पे आप राइट टू एजुकेशन की बहुत सी अच्छी चीज़ें आप देख सकते हैं। आज सरकार बदल गई दिल्ली में, हमारी शिक्षा की व्यवस्था में। आज अखबार में खबर है, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है, मैं आपको दिखा दूंगा मोबाइल पे। एक प्राइवेट स्कूल ने अपने गेट पे बाउंसर्स लगाए हैं। किस लिए? क्योंकि अभिभावक अंदर ना आ पाए। क्यों? अभिभावक ये कह रहे हैं कि आपने जो बच्चों की फीस बढ़ाई है, ये फीस नीति सही तरीके से नहीं बढ़ी, नीतिगत नहीं है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि सरकार का फर्क है। सरकार को शिक्षा के अधिकार कानून में अधिकार है, सरकार के पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है। दिक्कत क्या है? सरकारों की नीयत नहीं है ऐसे कानूनों को लागू करने के लिए, और सरकारों की प्राथमिकता में शिक्षा और इस तरीके के मुद्दे हैं नहीं। सरकारों के लिए बहुत आसान है हिंदू मुस्लिम कराना, सरकारों के लिए बहुत आसान है किसी भी आधार पर पोलराइज होकर लोगों से वोट लेना। आप मुश्किल है क्योंकि वैसी टीम नहीं है लोगों की, ऐसी सरकारों का अपना विजन नहीं है, इसलिए उनको मुश्किल हो रहा है। अदरवाइज आम आदमी पार्टी भी यही कहती है। हम कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था, देश में शिक्षा एक समान करो। हम कहते हैं आप सबके लिए अच्छे स्कूल दो, सबके लिए अच्छे अस्पताल दो। मतलब आम आदमी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि पूरे देश में अच्छी शिक्षा होना चाहिए, एक समान शिक्षा होना चाहिए, एक समान लोगों को उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये निश्चित रूप से है। सर्वेश जी, एक ना बड़ा कॉमन सा सवाल जो कि बहुत सारे ऑडियंस के मन में होगा, आम आदमी पार्टी ने सक्सेसफुली 3 टर्म कंप्लीट किए अपने, ऐसा क्या बदला जो सरकार बदल गई? अब आप खुद सोच कर देखिए कि एक सरकार को बदलने के लिए, दिल्ली में एक हाफ स्टेट थी, इस सरकार को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी हथकंडे अपनाने थे अपना लिए। वो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि दिल्ली में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अधिकार हमारे पास हैं, लेकिन सीधे तौर पे 10 दिन के अंदर कानून बना दिया गया उसके अगेंस्ट में। हमारे सभी नेताओं को जेल भेज दिया गया। अधिकारियों को नीचे के जेई से लेकर ऊपर के चीफ इंजीनियर तक, नीचे के बाबू से लेकर ऊपर के आईएएस अधिकारी तक सीधे तौर पे था कि अगर तुम दिल्ली की जनता के लिए काम करोगे तो तुम्हारे ऊपर एक्शन होगा, सस्पेंड कर दिए जाओगे, हटा दिए जाओगे। पूरी तरीके से दिल्ली में काम रोकने के कोई भी एक भी माध्यम को उन्होंने नहीं छोड़ा। उसके बावजूद भी
दिल्ली की जनता ने इतना वोट दिया कि मात्र 1 लाख कुछ हजार का हमारे और उनके बीच अंतर रह पाया। सब हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया उन्होंने, हमसे कानून बनाकर हमारे अधिकार छीन लिए। एलजी जिसको दिल्ली में 5 वोट नहीं मिलते हैं उसको सुपर पावर बना दिया उन्होंने, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी दिल्ली की जनता ने इतना वोट दिया। तो आप ये समझिए कि दिल्ली की जनता के शुक्रगुजार हैं हम लोग। और अगर अरविंद केजरीवाल के काम का बोलबाला है कि जो दिल्ली की जनता ने बढ़ चढ़ के वोट किया, तमाम वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा भयानक तरीके पर दिल्ली में हुआ। अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए बीजेपी के 2 आकाओं ने एडी से लेकर चोटी तक जोर लगा दिया। उन्होंने सीधे तौर पे खुलेआम कहा कि आप पुलिस लगा लो, एलजी लगा लो, कानून बदल लो, सुप्रीम कोर्ट को किनारे कर दो, अरविंद केजरीवाल हारने चाहिए। और उन्होंने हर तरफ का फर्जीवाड़ा कि हम लोग रोजाना अपडेट देते थे। आप लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर करते होंगे, किस तरीके से एक एक विधानसभाओं में फर्जीवाड़ा हुआ। अरविंद केजरीवाल की विधानसभा में, केजरीवाल जी की विधानसभा में पिछली बार 1,46,000 वोट थे, इस बार 1,06,000 वोट हो गए। कोई ऐसी विधानसभा बताइए जहां वोट कम होते हैं, और 40,000 का डिफरेंस। आपने G20 उनके नाम पे जो वोट बैंक था आप शिफ्ट करते गए, आपने शिफ्ट कर दिया। उसके बाद भी आपने फर्जीवाड़ा किया। वो प्रवेश वर्मा जिनके घर में लोकसभा में 3 लोग रहते थे, विधानसभा में चुनाव लड़े, उनके घर में 2830 लोगों का रजिस्ट्रेशन जाने लगा। 1-1, 2-2 कमरों की मकानों में 30-30 वोट आपने बनवाने लगे। 2020 से लेकर 2024 तक दिल्ली में 4 लाख वोट जुड़े, और 2025 के आखिरी के 6 महीने में सीधे 4 लाख वोट जुड़ गए। कोई भी माध्यम उन्होंने नहीं छोड़ा कि अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए। लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के साथ ऊपर की एक नेचुरल पावर है, एक ईश्वरीय शक्ति है। उस व्यक्ति से, इस पार्टी से, उनसे आप जितना लड़ेंगे, समय के साथ आपको हारना है, क्योंकि वो लोगों के लिए काम करते हैं। और ऐसे जितने भी नेता हुए हैं जिन्होंने जनता के लिए संघर्ष किया है, उनके साथ एक नेचुरल पावर है जो साथ देती है। तो सर्वेश भाई, ये वाला जो चीज़ है ना, जैसे ये प्रैक्टिसेस किए हैं, मे बी अनएथिकल प्रैक्टिसेस किए हैं, या जो जुगाड़ या जो भी लगा सकते हैं, जैक लगा सकते हैं जिससे हराने की कोशिश की है, ये तो बाकी 2 टर्म में भी की गई होगी ना। देखिए, अब पहली बात तो मैंने आपसे बताया किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जाके उन्होंने दिल्ली सरकार की सारी शक्तियों को छीना। ठीक, सारी शक्तियों को छीनने के बाद से वो पहले तो तमाम प्रोपेगेंडा अपनाते रहे। उनको लगा कि अब ये नहीं हारेंगे, कि वो लगेगा कि उन्होंने केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को नहीं हरा पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अब खुला छोड़ दो, जिसको जो करना है छोड़ दो। तो उन्होंने हथकंडे अपनाए, और हमने तो जनता के सामने रखे हैं। हम, आप देख सकते हैं, तमाम हर रोजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं कि हम लोग डेली कह रहे हैं कि इतने वोट। अब एक विधानसभाओं में एक व्यक्ति ने 500-500 वोटर जोड़ने के लिए एप्लीकेशन दे दिए, और 5-5 हज़ार वोटर काटने के लिए एप्लीकेशन दे दिए। हमारे नेता संजय सिंह जी की पत्नी का वोटर लिस्ट से नाम काटने की एप्लीकेशन दे दी, जिसपे FIR दर्ज हुई है दिल्ली पुलिस की। इस तरीके के फर्जीवाड़ा हुए। देखिए, ये हम जिस अपने इस खूबसूरत लोकतंत्र में रहते हैं, और आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय के आधे किलोमीटर, 100, 200 और 500 मीटर में इनके कैंडिडेट जूते बांटते थे, कंबल बांटते थे, पैसे बांटते थे, और खुलेआम पकड़े गए टीवी के ऊपर। आप देखिए, ये जो तानाशाही के दौर की हम बात करते हैं, तानाशाही का दौर यही है। हो सकता है कि आपको मीडिया नहीं दिखाए, आपको चैनल नहीं दिखाए, उनको लगे, उनको वो बहुत खूबसूरत दिखा रहे होंगे, लेकिन उनको सोचना पड़ेगा कि जब ये लोग आपके घरों को आएंगे तो आप क्या जवाब देंगे। चुनाव आयोग की नाक के नीचे प्रवेश वर्मा जी जूते, चप्पल, कंबल और पैसे बांट रहे थे। टीवी चैनल्स पे लोग उनको देख रहे थे खुलेआम। तो उन पे FIR दर्ज हुई, दिल्ली पुलिस ही नहीं कि दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की। तो चुनाव इस तरीके से हराया गया अरविंद केजरीवाल जी को, और समय जवाब देगा इसका। लोकतंत्र में कुछ भी भूलता नहीं है, बदलता है, सब बदलता है, समय बदलता है और समय जवाब देगा, वक्त से जवाब देगा। ठीक बात है। सर्वेश भाई, एक चीज़ तो चलिए मान लिया, ये एक तरफ रखते हैं, लेकिन कुछ एथिक्स जो है ना, जो हमारे जनरल कॉमन आदमी के सवाल हैं, जो बार बार विपक्ष भी उठाता है, कि ना हमने एक चीज़ देखी थी कि केजरीवाल साहब ने ना कभी कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि कभी राजनीति में नहीं आऊँगा। ठीक है, मुझे नहीं पता आपसे ये सवाल लॉजिकल भी है या नहीं है, बट अगर आप प्रवक्ता हैं तो शायद आप इस चीज़ को हमें थोड़ा सा नरेट कर पाएँ कि फिर ऐसा क्या बदला कि वो सारी कस्में भूल के फिर आ गए पॉलिटिक्स में। देखिए, भारतीय जनता उस समय की जो सरकार थी और लोग भी थे, आपको पता होगा कि सरकार ने कहा था कि हम जन लोकपाल पास कर दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम ये कानून ला दे रहे हैं। हाँ जी, हम लोग देश से भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे।
आज इस देश की खुशकिस्मती है कि उसमें अरविंद केजरीवाल जी जैसे नेता राजनीति में हैं। आप और हम चर्चा कर रहे हैं कि एक अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनका ये मॉडल है स्कूल का, ये अस्पताल है। आज भी देखिए पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी को लोग किस लिए, कोई आपसे कहता है कि इन्होंने दंगे करा दिए, कोई कहता है इन्होंने ये जातिगत बंटवारा करा दिया। वो विकास की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी एक प्रोग्रेसिव पार्टी है। हम लोग एक न्यू पॉलिटिकल स्टार्टअप हैं, ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं कि जिन लोगों ने बताया कि राजनीति में बदलाव संभव है। तो ये तो समझिए कि ये राजनीति की खूबसूरती है, राजनीति का, इस देश के लोकतंत्र का सौभाग्य है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसे नेता राजनीति में आए, और ऐसे लोग और ज़्यादा आने चाहिए। बीजेपी के पास ना एक पूरा का पूरा एक वो है, आरएसएस का पूरा वो है समर्थन है कि उनकी एक विंग है कि चलिए वहाँ के थ्रू उनकी रिक्रूटमेंट होती है या काफ़ी बड़ी एक पॉपुलेशन जुड़ती है बीजेपी से। आम आदमी पार्टी के पास ऐसी कौन सी वो विंग है जो युवाओं को इस चीज़ के लिए प्रेरित करेगी कि भाई आओ इस प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को ज्वाइन करो? कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनका पब्लिक कनेक्ट है, और हमारी योजनाएं सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं, जिस तरीके का हमारा उद्देश्य है और जो हमारा स्कोप भी है, हमारा स्कोप और जो नेचर है दोनों है कि जो पब्लिक कनेक्ट करती है। तो लोग कहते हैं कि अगर हमको इस दौर में, अगर आप ऑफ द कैमरा बीजेपी के नेताओं से भी बात कर लेंगे, अभी भी दिल्ली में जाके बात करेंगे ना, भाई स्कूल कितने बदले, तो बता देंगे। वो कहेंगे कि भाई अरविंद केजरीवाल जी में व्यवस्थाएं कैसी थी, वो बता देंगे। पूरे देश में कोई ये सोच सकता है कि महिलाओं को चलने के लिए बसेस फ्री होंगी और उसमें कोई घपला घोटाला नहीं हो रहा होगा, महिलाएं जा रही होंगी? कोई ये सोच सकता है कोई सरकार जो सरकार बनने वाली होगी और ये कहेगी कि देखिए हम सरकार बनेगी तो हम आएंगे तो बिजली हाफ कर देंगे? सरकार में आते उन्होंने कहा नहीं हम तो माफ़ भी कर सकते हैं, वो माफ़ कर दिया उन्होंने। तो देखिए ये सब ऐसे असंभव काम थे। अभी 3 दिन पहले ही अखबार की स्टोरी थी कि दिल्ली में 7 से लेकर 10% तक बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं। क्यों बढ़ने वाले हैं भाई? सरकार का काम क्या है? एक वेलफेयर स्टेट में काम क्या? आप लोगों को ज़्यादा सुविधा दो। लोगों के दूसरे खर्चे तो ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। आपने टैक्स की पूरे सिस्टम बना रखा है, मतलब आप 100 रुपये लोगों को देते हो और 90 रुपये उनसे निकाल लेते हो। तो आपने लोगों की बचत का कोई भी माध्यम नहीं छोड़ा है। आपने चुनिंदा कुछ लोगों को, वही आप कैपिटलिज्म का मॉडल फॉलो कर रहे हो। आप बिजली कंपनियों से बात, वही अरविंद केजरीवाल जी इतने दिन तक हमारी सरकार थी, बिजली कंपनियों को घाटा क्यों नहीं हो रहा था? अचानक सरकार बदलते ही घाटा क्यों होने लगा उन्हें? वो 7 से 10% अब बिजली के रेट बढ़ाएंगी। तो ये सरकारों की नीयत का फ़र्क है और ये स्टाइल का फ़र्क है, और यही सब लोगों को, जो ये नेचर है ना, ये लोगों को पसंद आता है। लोग कई बार हो सकता है कि छोटी छोटी बातों पे कह सकते हैं नहीं नहीं हमको भाई आम आदमी पार्टी की ये चीज़ पसंद नहीं, ये चीज़ पसंद नहीं, लेकिन घूम फिर कर ओवरऑल लोगों को आके अपने घरों के बारे में सोचना है, उनको अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचना है, उनको अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचना है। और ये जो घर घर की राजनीति है, यही अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी करते हैं, और इसीलिए यही आम आदमी पार्टी का संगठन है। और धीरे धीरे जब भी हम जिन प्रदेशों में जा रहे हैं, जहाँ लोग हमें स्वीकार कर रहे हैं, जो हमारा वोट बैंक बना, वो इसीलिए बन रहा है कि लोग इन ट्रेडिशनल पार्टियों से तंग आ गए हैं। इनके वही झूठे वादे, चुनाव के पहले लंबे वादे कि स्कूटी दे देंगे और चुनाव के बाद पेट्रोल का भी, डीजल का दाम बढ़ा देते हैं। तो ये उस जो ट्रेंड से है वो लोग परेशान हो चुके हैं, और उसी ट्रेंड को चेंज करने के लिए आम आदमी पार्टी आई है। लोगों को भरोसा हो रहा है, वही हमारे आगे प्रसार का माध्यम बन रहा है। ठीक है बात। सर भाई क्या कारण क्या हो सकता है इस चीज़ के पीछे कि आपकी सरकार जब थी तो उस समय वही बिजली कंपनियां प्रॉफिटेबल हैं और आपकी सरकार जाते ही अभी वो लॉस में आ रही हैं? क्या कारण हो सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए ये सिर्फ दिल्ली के बिजली कंपनियों का नहीं है, ये हमेशा देश के राजनीति के साथ दिक्कत है कि नेता अपनी चलाने के लिए कुछ 1-2 व्यक्तियों से मिल जाते हैं और उनका नुकसान, उनका भार, अपनी दोस्ती में वो भार पूरी जनता पे दे देते हैं। अच्छा, तो दिल्ली का इन्हीं सब मॉडल्स को रोकने के लिए तमाम हम ये जो पूंजीपतियों की जो व्यवस्था है, इसको तोड़ने का ही मॉडल आम आदमी पार्टी ने दिया था, और इसी को हम बार बार ब्रेक करते रहते हैं। हर तरफ वही व्यवस्थाएं हैं। दिल्ली के चंद लोग कुछ स्कूलों को चलाते हैं, उन स्कूलों को अच्छा बनाने के लिए सरकारी स्कूलों को खराब कर दिया जाता है, तो ऑटोमेटिक वो बढ़ जाता है। ध्यान नहीं देते। हाँ, ध्यान नहीं देते हैं। और जहाँ भी सरकार अच्छे स्कूल प्राइवेट में बना देती है, उनका नुकसान होने लगता है, तो वो लॉबी इकट्ठा हो जाती है। ऐसे ही बिजली कंपनियों में, बिजली कंपनियां बार बार अपने आप को दिखाती रहेंगी, भले अकाउंट्स में घाटा नहीं है, बार बार प्रेशर क्रिएट करेंगी, सरकार के कुछ चुनिंदा लोगों से दोस्ती करके वो अपने सेटिंग कर लेंगी और वो बिजली के दाम बढ़ा लेंगी।
आम आदमी पार्टी इतने साल तक सरकार में रही, आप दाम नहीं बढ़ा पाए, बल्कि हम तो 200 यूनिट पहले फ्री देते थे, बाद में हम 400 यूनिट देने लगे। फिर हमने ये भी स्कीम दे दी कि भाई आपको नहीं फ्री लेना है तो आप अप्लाई कर लो, बात खत्म। तो सब कुछ ओपन दे दिया। सरकारें होनी भी ऐसी चाहिए। हाँ, कि मतलब वॉलंटरी पेमेंट करनी है तो कर सकते हो। आपके पास है, आपको फ्री लेना है, आप फ्री अप्लाई कर लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। एक सिस्टम को हमने अच्छे से रन कराया, उसमें दे दें। इतनी तमाम चैलेंजेस के बावजूद भी, और देखिए सरकार में आने से पहले अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। बिजली के दाम बढ़ गए। उन्होंने कहा था जैसे ही इनकी सरकार बनेगी प्राइवेट स्कूलों की फीस महंगी हो जाएगी, महंगी हो गई। मतलब ये गरीबों के लिए भी नहीं है, ये मध्यम वर्ग के लिए भी नहीं, ये कुछ चुनिंदा अमीर लोगों के लिए है और उन्हीं के लिए काम करते हैं। अच्छा, क्या प्रोग्रेसिव हमारी वो है, विचारधारा है, सोच है? पार्टी की प्रोग्रेसिव पे बात करेंगे कि कितना आगे हम कहाँ स्टेट्स में जाने वाले हैं, क्योंकि अभी हैं कितनी स्टेट। पहले तो सवाल तो ये आता है कि अभी हम कितनी स्टेट में हैं। देखिए गुजरात में हमारा अच्छा संगठन है, हमारे विधायक हैं। गोवा में हमारे विधायक हैं। ठीक है। पंजाब में हमारे विधायक हैं। वो तो सरकार है आपकी। हाँ, फिर दिल्ली में अब इस समय विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका में है, 3 बार हम सरकार में आ गए। यूपी में भी है। हाँ, फिर यूपी में अच्छा संगठन है। दूसरे प्रदेशों में अभी छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़े। नई राजनीति की नई पार्टी है, सब राज्यों में संगठन है, अलग अलग चलते रहते हैं। अभी 4 दिन पहले आसाम का परिणाम आया, स्थानीय निकायों में हमारे कैंडिडेट जीते वहाँ पे। तो अलग अलग जगहों पे पार्टी के लोग हैं, वो बढ़ाते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इंडिया की एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आपको इतनी जल्दी मिला है, तो ये खुशकिस्मती की बात है। तो आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, नए नए हमारी यूथ विंग है, हमारी छात्र सभा है, हमारी महिला विंग है, हमारा श्रम प्रकोष्ठ है। सब जगहों पे लोगों के जो पार्टियों के फ्रंटल संगठन होते हैं उस तरीके से बढ़ रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों की अपनी रणनीति है, उनके प्रभारी हैं, उस तरीके से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। थोड़ा विवाद कर देंगे, आखिरकार पार्टी को चलाने के लिए पैसा आता कहाँ से है? चलिए बीजेपी का मान लेते हैं, हम कहते हैं कि बीजेपी के कॉर्पोरेट दोस्त हैं, बड़े दोस्त हैं। आम आदमी पार्टी तो सादा पार्टी है, सिंपल पार्टी है। तो पार्टी को चलाने के लिए जो फंड है वो कहाँ से आता है? लोग डोनेशन देते हैं। अब तो उसमें आप देखिए हर साल ऑडिट होता है, और भारतीय जनता पार्टी तो दिन रात मौका ढूंढती रहती है कि कोई ऐसे मिल जाए। तो सिस्टम बना हुआ है, लोगों से डोनेशंस आते हैं, उसके ईयरली ऑडिट्स होते हैं। ये ज़रूर है कि देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि अगर आप बीजेपी को चंदा दोगे तो आपका धंधा चलेगा, आप खुश रहोगे। अगर गलती से आपने आम आदमी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस, सपा किसी को चंदा दे दिया तो फिर भारतीय जनता पार्टी आपके पीछे ईडी, सीबीआई सब एजेंसीज को छोड़ देगी। तो वो देश में एक माहौल बना पड़ा। लेकिन लोगों के देखिए जितने भी इस देश में संघर्ष हुए हैं, तमाम राजनीतिक विरोध के ऐसे ढेर सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। सब सत्ताएं बहुत मजबूत हुई हैं, लेकिन विरोध में बहुत से लोग रहे हैं। इस देश की खूबसूरती है, इस देश के लोगों की ताकत है कि यहाँ पे का जो एक जनबल है वो बहुत ही तेज, बहुत ही अच्छे संघर्ष करने वाले लोग हैं। तो मुश्किल ऐसा संघर्ष करने में परिस्थितियाँ होती हैं, वो जन समर्थन नहीं मिल पाता है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट लोगों का नहीं मिल पाता है, लेकिन चलेगी सब। प्रवेश भाई, आप ना 10 साल से ऊपर से हो गया मेरे ख्याल से, बहुत काफ़ी इनिशियल स्टेज से आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हो। तो जहाँ तक मुझे याद आता है कि शुरुआत जब हुई तो ये इट वाज बिटवीन कांग्रेस एंड एएपी, इट वाज बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस, कि कांग्रेस की सरकार थी तत्कालीन, तो उस समय कांग्रेस किया ऐसा, कांग्रेस की बुराई हो। कब ये चीज़ पलट के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से होके भाजपा और उस पर आ गई? कि आम आदमी पार्टी की लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं शुरू हुई थी। मतलब उस समय तो आंदोलन था, हमारी एक व्यवस्था और सरकार के खिलाफ खड़ी थी। आप ऐसे नहीं, जितने भी ऐसे जन आंदोलन हुए हैं, अगर हम ये कहने जाएं कि वह जन आंदोलन जब शुरू हुए तो जो पार्टियां थी वो उसी का विरोध करते रहे, तो ये अपने आप में एक बेतुकी सी बात है। अच्छा, हाँ, आप सरकार की और सरकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़े हुए थे, और जब आपने देखा इस देश की जनता ने उसको माना, कांग्रेस की सरकार गई, भारतीय जनता पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी की सच्चाइयां, अच्छा उसको बहुमत में इतना मत मिला। आपने इस देश की जनता से बहुत ढेर सारे वादे किए, जिन वादों को आज आप देखते हो। जब आप कहते हो कि डॉलर का रेट हम इतना कम कर देंगे, पेट्रोल का रेट हम आधा कर देंगे, लोगों को हम 15 लाख दे देंगे, जब आप ये समझिए कि एक सरकार गिरा के इस तरीके से बड़े बहुरूपियों की सरकार आप लेकर आ गए कि जिनके वादे ऐसे हैं कि जिनका कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब मैं आपको, आज का दौर ऐसा है कि अगर इस देश की मीडिया बस ठीक हो जाए
अगर मीडिया सच्चाई दिखाने लगे तो विपक्ष की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, सच्चाइयाँ बहुत आ जाएंगी। अच्छा, आज आम आदमी पार्टी उसी व्यवस्था के लिए लड़ रही है, हम तो उसी लड़ाई में हैं, हम उसी लड़ाई में आगे जा रहे हैं, हम उसी परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हम उन्हीं मुद्दों की राजनीति की बात कर रहे हैं। और अलग अलग दलों के और दूसरी पार्टियों को भी हम कहते हैं कि आप भी मुद्दों की बात करिए, अलग अलग चीज़ों पे आएंगे, हम उनका स्वागत भी करेंगे। लेकिन देश का जो माहौल है, देश का माहौल जो भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है कि आप इस देश में मुद्दों की राजनीति की बात मत करिए। सरकार बनानी हो तो आप 80-20 की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, वो किसी एक छोटे से मुद्दों पे आपके कपड़े के रंग पर इस देश को विभाजित करने के लिए तैयार हैं। मतलब इस तरीके के हालातों के लिए तैयार हैं और ये चीज़ नुकसानदायक है। ये हिंदुस्तान जैसे हमारे जैसे खूबसूरत देश के लिए ये चीज़ नहीं बनी। आप पाकिस्तान में राजनीति कर सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। पाकिस्तान में आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करिए, इस तरीके करिए। ये देश ऐसा देश है कि जो अंतिम व्यक्ति को भी एक अच्छा मौका देता है। और आज इस देश में विपक्ष के अलावा राजनेताओं के पास ही एक अच्छी ताकत है, उनको एक बोलने का अच्छा मौका है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी उस मौके का खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। हमारे नेता जेल गए, महीनों जेल में रहे। एक दौर ऐसा था, आपने देखा होगा कि पार्टी के शीर्ष नेता ऊपर से 4-5 सब जेल में थे। जी हाँ, मनीष तमाम दूसरी पार्टियां टूट गईं, नेता भाजपा में शामिल हो गए, मंत्री बन गए, अच्छे अच्छे पदों पे आ गए, आम आदमी पार्टी नहीं टूटी। तो मैंने आपसे कहा कि इस पार्टी के साथ एक ईश्वरीय शक्ति है। आने वाला समय हमारे संघर्ष को एक परिणाम देगा और उसका परिणाम का फायदा देश की जनता को मिलेगा, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और क्या हमने देखा, जो जितेंद्र सिंह तोमर, सोमनाथ भारती, हाँ, शुरुआत की लेगेसी है। आप केजरीवाल जी, हाँ, आप हर समय भी मतलब एजेंसीज को लगा के रखा, बाद में जब पुलिस और उनसे काम नहीं हुआ तो फिर ईडी और सीबीआई लगा दिया, फिर कोई मतलब नहीं, सबको परेशान करना, सबको नोटिस भेजना, चुनाव के वक्त सबको जेल में डाल देना। तो ये सब अच्छा, जब भी कई बार सरकारें जब तानाशाह हो जाती हैं, जब उनका रवैया हमने देखा हुआ है पहले भी, तो इस तरीके के काम करती हैं, ट्रेंडिंग है। लेकिन उम्मीद ये है कि हम 21वीं सदी में, हम दुनिया के सबसे खूबसूरत लोकतंत्र की बात करते हैं, हम दुनिया में इंडिया को एक अलग मॉडल पे ले जाने की बात करते हैं। तो ऐसे दौर में ये चीज़ें सोच पाना ठीक नहीं है। 2014 में जो देश को सपना दिखाकर नरेंद्र मोदी जी आए थे, उनको ये सोचना चाहिए कि आप लोगों के सपनों के साथ धोखा मत करिए। आपने देश में कहा था कि हम समानता लाएंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन आज देश की जनता से पूछ लीजिए, आप अभी भी अलग अलग धर्मों की, जातियों की राजनीति में इस तरीके से देश को एकजुट नहीं कर रहे हैं, देश को विभाजित कर रहे हैं। जब हम विभिन्नताओं में एकता वाले देश की बात करते हैं तो हम धर्मों और जातियों की स्वीकारता, उनकी विभिन्नता को स्वीकार करते हुए हम लोगों की एकजुटता की बात करते हैं। आप उनको विभाजित करने की बात करते हैं। तो अब जिस दौर में हम AI पे इन्वेस्ट करेंगे, उस दौर में हम अपना पुरानी व्यवस्था सुधारने की, भाई कपड़ा देख के तुमको हम हिंदू मुसलमान मत बोलें, भाई तुमको हम यहाँ वहाँ डिवाइड मत करें। तो ये सब सोचना पड़ेगा। इसमें सर्वेश भाई एक चीज़ और आती है, 370A हटाना, ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा था। 370A हटाई भाजपा ने, राम मंदिर बनाया। तो कुछ तो पब्लिक सेंटिमेंट हैं जो कि बहुत ऐसे बड़े बड़े अचीवमेंट हैं जो इन्होंने भी दिए हैं पब्लिक में कि हाँ ये डिलीवर किया है जो हमने बोला है, जो पब्लिक चाहती थी। निश्चित तौर पे देखिए, अब पब्लिक चाहती थी तो आप देखिए, आप बार बार आप पाकिस्तान की बात करते थे, पाकिस्तान की लड़ाई, आप जिस तरीके से पाकिस्तान को हमारी सेना ने सबक सिखाया है और जो एक शौर्य प्रदर्शित किया है, भारतीय जनता पार्टी POK के लेकर हमेशा कहती थी कि हम वापस लेंगे और वापस लेंगे, और जो वापस लेने का मौका आया, सेना ने जब 9 ठिकाने उड़ा दिए और 21 टारगेटेड लिस्ट थे, तो आपने पूरे देश में एक अलग तरीके से सीज फायर करके आपने वापसी कर ली। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी मामले को अपनी ओरिजिनलिटी पे नहीं रहती है। देखिए, राम मंदिर का फैसला पूरे देश ने स्वीकार किया, कोर्ट ने एक फैसला दिया था, उसमें ऐसा भारतीय जनता पार्टी का तो कोई रोल था नहीं, उनकी पहले भी सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं, तो वो तो नहीं कह सकते। आपने देश में बात की, आपने कहा कि हम नोटबंदी लाएंगे, आतंकवाद को ख़त्म कर देंगे, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा कर देंगे। पूरे देश के लोग क्या करेंगे? क्या हालत हुई पहलगाम में, आपने किस तरीके से पूरे देश को गुमराह किया। 26 लोगों की जान चली गई, हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़ दिए गए, लोगों ने दिन दहाड़े 4 आतंकियों ने वहाँ पे गोली मारी,
उसके बाद से आप करते क्या हो, सरकार का स्टैंड क्या रहता है? सरकार हमारी सेना जाती है, घुस के मारती है पाकिस्तान में, उसके बाद से घुस के मारने के बाद से आप अचानक से सीज फायर आपने कर दिए। मतलब आप शुरुआत से कहते थे, क्लियर स्टैंड होता था, आपने तमाम बार सुना होगा। इस बार तो देखिए पूरे देश ने भी देखा कि कैसे जब देश की बात होती है तो इस देश में पक्ष विपक्ष सब लोग छोड़कर सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। सब लोग साथ रहे, सरकार को पूरा इस समर्थन बार था पहली बार कि पूरे आप, विपक्ष हाँ, साथ क्योंकि थे। जिस तरीके आपने देखा भी होगा, ऐसी स्थितियां भी पहली बार इस तरीके से आई और सरकार को पूरा समर्थन रहा कि आप चल रही थी, आपके बीच में आए, पीओके को लेने का मौका था आपके पास, अच्छा आप पाकिस्तान को सबक सिखाने का मौका था, आपने ऐसा स्टैंड ले लिया। तो ये सब भी सवाल करने पड़ेंगे कि जब बड़े ऐसे मुद्दों की बात होती है तो आपको ये भी दिखाना होगा कि आप जो कहते थे आपको करना पड़ेगा। पर ये सीज फायर ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये यूएस का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ट्रम्प कूद गए बीच में, उन्होंने कहा कि नहीं देखिए आपको इस ये देश, रोकना देखिए पड़ेगा। हम लोग तो जब से पढ़ते हैं तमाम देखा है, हमारे देश की विदेश नीति ने हमेशा ये स्वीकार किया है कि हम कभी भी अमेरिका और ऐसे ही थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस को भारत और पाकिस्तान के मामले में आने नहीं देंगे। पुराने नेताओं ने भी किया, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सबके नेताओं ने इस बात को सर स्वीकार किया। इस बार जो रहा, ये देश को अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में क्यों किया उन्होंने ऐसा। सेना हमारे पूरे हिम्मत के साथ पूरा देश था कि बदला ले रही है, इनको सबक सिखा रही है, उनके आतंकी ठिकानों को हमने निशाना बनाया। अमेरिका ने खुद जिसे आतंकी घोषित किया है वो फ्रेम में दिख गया, वहाँ के लोगों, उनके आतंकियों के शव के ऊपर पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग पहनाए जा रहे हैं। जी जी एक जी, ऐसा आतंकी हमने देश है। देखा हमने, हाँ। और अमेरिका क्या ऐसे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में आने की किस तरीके की बात करता, आप कैसे मान जाओगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बोलने से पहले ट्रंप आके बोल रहे हैं कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कर रहे हैं, हम युद्ध विराम कर दे रहे हैं। देखिए ये चीज़ें समझ नहीं आई कि आपका स्टैंड क्लियर होना इसको चाहिए। स्ट्रेटजिकल फेलियर बोलेंगे कि पॉलिटिकल फेलियर बोलेंगे? देखिए मुझे लगता है कि ये दोनों तरीके से है कि जिस तरीके से एक तरीके से सरकार का बुज़दिली भरा फैसला था कि हिंदुस्तान की जिसकी सेना इतनी मजबूत हो और जिसकी सेना ऐसे सबक सिखा रही हो, जब हम उनके सीने पे चढ़ के बोल रहे हैं, उनके ड्रोन तो यार चिड़ियों की तरह हटा के वीडियो चल रही थी, आपने देखा ही होगा कि नॉर्मल हमारे जर्नलिस्ट ट्वीट कर दे रहे हैं उनके ड्रोन सोन को, तो इतने दिन ऐसे ही किया उन्होंने। उनकी मिसाइलों को हरियाणा के गांव में लड़के लेके घूम रहे थे वीडियोज में। जी हाँ, हमने देखा। मतलब हरियाणा में मिसाइलें गिरी तो लड़के घूम के ले चल रहे थे जैसे क्रिकेट का बैट बॉल लेके जा रहे हैं। तो इस तरीके के माहौल, वीडियो आया जिसमें आग लगा रहे थे, जिसमें चीजें हैं। तो ऐसे वक्त पे इस तरीके का फैसला देखिए आम लोगों के लिए भी नहीं है। आम लोग इसको पहचान नहीं पा रहे हैं कि आखिर में आपने ऐसा क्यों किया। आप शुरुआत से बात करते थे कि हम पीओके के लेंगे, हम पीओके के लेंगे। आज वक्त आया था, आज जब वो वक्त आया था तो आपने वो मौका क्यों खोया? आखिर में अमेरिका कौन होता है भारत के बीच में आके इस तरीके की बात करने वाला? और वो भी एक आतंकी संगठन है, आतंकी देश है। मतलब जिन देश को अभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बड़े चेहरों की बात की जाए तो बड़े आतंकियों की बात होती है। तो ये एक बड़े लेवल पे फेल्योर था और नरेंद्र मोदी जी को इस पे देश को जवाब भी देना चाहिए। मतलब देश के ज़रूरी नहीं है, देश का आम आदमी भी इससे चिंतित है। वो अगर सही से वो पता लगाएंगे तो उनके भाजपा के लोग, जो वो लोग हैं, जो वो लोग भी इससे बहुत दुखी हैं कि इस तरीके के कदम नहीं उठाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि सेंटीमेंट्स तो इस टाइम पे हाई थे कि इस बार शायद अटैक करके ख़त्म ही करेंगे मामला ये रोज़। हाँ, 26 लोगों की ऐसे जान जाना और दिन दहाड़े हमारे पूरे, आप कहते वहाँ के माहौल को ख़राब करना, पूरे देश में जिस तरीके की गई, लोगों में किस तरीके का डर का माहौल गया हो। तो सेना के हिम्मत को, पराक्रम को आप सलाम करिए कि जिन्होंने साथ मिलके लोगों के भरोसे के उन्होंने कायम किया कि आप लोग बेफिक्र रहिए, सेना आपके साथ है और आपके हौसले को हम कभी कमज़ोर नहीं होने देंगे। बहुत बढ़िया। और वो बढ़ रहा था, उसके साथ साथ अलग अलग उनके 21 टारगेट्स भी आ गए, अभी टारगेट्स भी आ जाएंगे। तो ऐसे में अब उस पर कई तरीके की चीज़ें हैं। अब आज के दौर में पहले क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर या कोई बड़े बोलते थे तो उनकी बातों में होता था। आजकल तो ऐसा होता है कि मोदी जी बोल दें, थोड़े दिन बाद, थोड़े आधे घंटे बाद उनका फैक्ट चेक आता है कि मोदी जी इतने झूठ बोले। वो शुरुआत से ट्रेंड चल जाता तो उसका भरोसा नहीं है। अगर वो बोल दें, अब मैं कह रहा हूँ कि इस परिस्थिति का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी, इस देश की सरकार, इस देश के लोगों के लिए कितना कर सकती थी। अगर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे से गिड़गिड़ा रहा था तो उसको हम अपनी शर्तों पर लिखवाना चाहिए था ना। 71 की संधि जैसे 71 में जैसे साइन हुई, उनको बताना चाहिए था कि इन शर्तों पे तुम इन आतंकियों को लाओ, ये कौन लोग थे जिन्होंने मारा।
ये ठिकाने तुमको हटाने पड़ेंगे, ये हमारे लिए करना पड़ेगा, ये सब क्यों हुआ? ये बहुत ही संदेह के घेरे में। झूठ से याद आया, आपने मोदी जी का झूठ बोला, उससे मैं बैकवर्ड से एकदम याद आए थॉट्स में कि केजरीवाल जी ने जब पार्टी का इंसेप्शन किया, शुरुआत करी, तो उन्होंने बोला कि हम जीवन में भी किसी भी पार्टी से, क्योंकि उनकी नज़र में चाहे वो ममता बनर्जी जी की पार्टी रही हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्रीय पार्टी रही हो, सारी पार्टी उनकी नज़र में जो कहते थे कि करप्ट है, क्योंकि था भी उस समय का एजेंडा यही था बनाने का कि ये सारी पार्टियां करप्ट हैं, तो हम नई एक पार्टी की स्थापना करेंगे जो स्क्रैच से एक नया चेंज लाएगी, जो कि जेन्युइन पार्टी होगी। तो फिर बाद में उन्हीं के साथ में वो गठबंधन करना, इंडिया अलायंस करना, क्या ये इथिकल था? देखिए, मुझे है भी और पार्टी के तमाम नेताओं ने भी इस पे जवाब दिया है कि देश की परिस्थितियां कई बार इस तरीके से राजनीति की परिस्थितियों ने मोल्ड किया। अब आप पिछले लोकसभा चुनाव में देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर्स को उठा के जेल में डाले जाने लगा और कोर्ट के फैसले क्या आते हैं, ये तुक ही नहीं बनता था कोई केस करने का। तो मुझे लगता है जब बड़े मुद्दों पे एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई, और वो बड़ी समस्या नो डाउट एक सरकार की तानाशाही के रूप में खड़ी हुई, और फिर क्या है कि इस भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी ने भी देखा कि दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर जो अलायंस हुआ, अलायंस में साथ रहे, एक दूसरे का समर्थन किया। और दूसरी बात जो आपने कहा ना कि कई बार वो एक प्रचारित भी ऐसे चीज़ें होती हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी का हमने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं सुना कि हम किसी पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। देखिए, चुनाव में अलग अलग चुनावों के अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग चुनाव के अलायंस के अनाउंसमेंट होते हैं, पर इस तरीके से नहीं किया, बल्कि उन्होंने तमाम व्यवस्थाएं, कई नेता, कई लोग अच्छे काम कर रहे थे, उनको प्रेज भी किया। नहीं, लोकपाल जब हमारी मांग हो रही थी अन्ना आंदोलन के समय, तब लालू जी का चारा घोटाला स्पेशली बोला गया, कांग्रेस के घोटाले बोले गए, कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, या बहुत सारे घोटालों पे बातचीत हुई थी, ठीक है। 2G स्कैम, ये जितने भी स्कैम रहे सब पे बात हुई है। बट आगे आने के बाद आप उन्हीं पार्टी जो स्कैम वाली हम पहले तो हमारे नेता कह ही रहे थे कि हम तो राजनीति में आएंगे ना, आप करिए। जब जी, इन जी, लोगों ने ये बाद में भी कहा, आपने- हम तो कहे थे कि राजनीति में आएंगे ना, आप करिए, आएंगे ही नहीं। हाँ। लेकिन जब इन लोगों ने चैलेंज करने लगे कि आप तुम राजनीति में आओ तो समझो, तुम राजनीति में आओ तो समझो, तुम आओ फिर दे आके दिखाओ, तो फिर हमारे नेताओं ने एक्सेप्ट कर लिया, खींच के फिर लाया सब गया। लोगों ने कहा कि आ रहे हैं फिर अब आप देख लो। तो देखिए दौर, और मुझे लगता है मैंने आपसे कहा भी कि आज ये समझिए कि एक अच्छा फैसला था, और इस देश की राजनीति का सौभाग्य है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसे नेता हैं, आम आदमी पार्टी है इसमें, इसके अभी भी कई लोग ऐसे हैं। आप ये समझिए कि अब जैसे आज आप बैठे हुए हैं, कोई एक व्यक्ति बता सकता है कि कोई मनीष सिसोदिया जी जैसा व्यक्ति जो शिक्षा पे ही बात करता हो, कोई एक नेता इधर की बेट में बताए कि ये एजुकेशन मिनिस्टर है। बल्कि मैं तो आप कह रहा हूँ कि 2-3 स्टेट, मुझे यूपी के एजुकेशन मिनिस्टर का नाम नहीं याद है, आप बता दीजिए, आपको याद हो तो। नहीं, मुझे नहीं याद है। यूपी जैसा बड़ा स्टेट, आपको पता है दिल्ली का जितना टोटल बजट है, इससे ज्यादा यूपी के शिक्षा विभाग का बजट है। दिल्ली का शिक्षा बजट इस पिछली बार सरकार का 74,000 करोड़ था, यूपी का शिक्षा विभाग का बजट 1,05,000 करोड़ का है। जानते हैं आप शिक्षा मंत्री का नाम नहीं जानते हैं? तो ये है इस देश के हालात। तो आम आदमी पार्टी ने वो बदला। अब आप पूरे देश में, जब आपको लगा, जब विपक्ष की सब आवाजें दबाई जा रही थी, लोग डर रहे थे, लोगों ने आप किस तरह दहाड़ते हुए संजय सिंह जी का भाषण सुना, जब जेल में रखा गया, जेल से बाहर निकले, जेल के लोगों ने उनको सलाह दी कि सर आप बाहर जाइएगा, शांत रहिएगा, फिर भी नहीं हुआ। गेट पे ही निकले और गेट पे ही दहाड़ते हुए फिर बाद में तुरंत उन्होंने दिया। तो आम आदमी पार्टी ने ऐसे लोग और अलग अलग कॉम्बिनेशन के नेता भी पैदा किए हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, तो ये इन सब लोगों का एक ये राजनीति की खूबसूरती है और ये सौभाग्य है। तो अच्छा हुआ इन लोगों का कि चैलेंज दे के ऐसे नेताओं को ला दिया, नहीं तो अगर ये दूसरी कई पार्टियों वाले, कांग्रेस वाले होते, सेटल होके चले जाते बीजेपी के पास। हेमंत बिश्व शर्मा जी देख लीजिए, पहले इन पे भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी, बाद में अब वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय, हाँ, अब वो इनके राष्ट्रीय चेहरे हैं। नारायण राणे जी को देख लीजिए, राष्ट्रीय चेहरे हैं। ड्राई क्लीनिंग हो गई। अजीत पवार जी को दीजिए, फिर हो गए, इनकी वॉशिंग मशीन से तुरंत निकल जाते हैं। वो तो अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ऐसे लोग आ गए राजनीति में जिन्होंने कहा कि देखो आप जेल में रख दोगे, आप कुछ भी रख दोगे, हम टूटेंगे नहीं। और इन्होंने, मैं आप मानिए कि जिस स्तर का प्रताड़ना हमारे नेताओं को दिया है, जब उनकी डिटेलिंग होगी तो लोग याद करेंगे कि अंग्रेजी शासन में उस तरीके की प्रताड़ना दी जाती थी। मैंने आपको अभी संजय सिंह जी का नाम लिया, 13 दिन तक उनके बाथरूम में कैमरा लगा हुआ था जेल के अंदर।
13 दिन तक बाथरूम में जेल के अंदर कैमरा लगा हुआ था। सोने के लिए गद्दा नहीं दिया था, कोर्ट से ऑर्डर कराना पड़ा था कि सोने के लिए मुझे गद्दा चाहिए। अच्छा, इस तरीके की प्रताड़ना दी गई। 24 घंटे सीसीटीवी लगाई गई। तो ये प्रताड़ना के अलग स्तर पे था। मैंने कहा कि देश को इन सब छोटी छोटी चीज़ों में बात करनी चाहिए। आपकी 2 घंटे की बिजली बंद कर दी जाएगी तो आपको लगेगा सरकार ने बहुत गलत कर दिया। आपके घर में सोचिए, डाइनिंग रूम में कोई कैमरा लगा देगा और एक्सेस ले लेगा, आप सोचेंगे क्या हो सकता है। आपको जिस बाथरूम में नहाना हो उसमें 13 दिन तक कैमरा, उसके बाद संग वो हटवाया गया। आपके सोने के लिए आपको गद्दा ना मिले। जेल में ठंडी की समय होती थी, ठंडी में आपको सोने के लिए गद्दा नहीं है, आपको फर्श पे सोना है। इस स्तर की प्रताड़ना है राजनीतिक लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि वो विपक्ष के खिलाफ बोलते हैं, वो आपकी और अडानी की दोस्ती पे बोलते हैं, वो लोगों के बोलते हैं कि आप जो सरकार चला रहे हो पूंजीपतियों की सरकार है। तो इस दौर में इसको समझना पड़ेगा आपको। हमारे नेताओं ने वो प्रताड़नाएं झेली हैं। चलिए ठीक है, इसके साथ में लेट सपोज हमारा अब जब हम इतना अच्छे तौर पे काम कर रहे हैं, हमारा जो दृष्टिकोण है राजनीति को लेके इतना साफ सुथरा अच्छा है, आज हम देखते हैं ना इतना बड़ा स्टेट अभी भी अनटच्ड है। यूपी क्यों नहीं कवर कर पाए आम आदमी पार्टी? नहीं, यूपी पिछली बार भी चुनाव लड़े। यूपी में अभी भी हमारे कई चेयरमैन है। देखिए यहाँ पे आपको पता नहीं होगा, कई नगर निगम में चेयरमैन है हमारे, जिला पंचायत सदस्य हैं हमारे, 200 से ज़्यादा पार्षद हैं हमारे। देखिए नई पार्टी है, संसाधन कम है। अब ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी जैसा 92% फंड हमारे पार्टी को आ जाए। लोगों के हैं, कार्यालय चलाने से लेके कार्यकर्ताओं को फंड देने से, मतलब कार्यकर्ताओं के तेल, बिजली, खाने का इंतज़ाम, तमाम छोटी छोटी चीज़ों के लिए पार्टी जूझती रहती है। हमारे पार्टी के पास संसाधन भी नहीं है वैसे। तो अब धीरे धीरे पार्टी बढ़ रही है। आप एक बार भी विधानसभा चुनाव लड़े, तमाम लोग आए, फिर अब अगले विधानसभा चुनाव की भी तैयारी है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए भी आएंगे। आज उत्तर प्रदेश में सांसद संजय सिंह जी को विपक्ष का एक मजबूत नेता माना जाता है। जैसे देश में विपक्ष के मजबूत नेता हैं, वैसे उत्तर प्रदेश में आज भी अगर उत्तर प्रदेश में के मामले उठाते हैं तो लोगों को लगा रहता है कि लोगों की जनता जानती है कि देखो ये अभी भी बहुत ढेर सारे प्रदेश से लोग आते हैं मुद्दे लेके। वो कहते हैं कि सांसद जी एक बार हमारा मामला आप उठा देते, बहुत दिन से कुछ नहीं हुआ, बहुत मामला है, एक बार एक काम हो जाता। तो किसी नेता की शक्ति ये होती है। तो उत्तर प्रदेश के भी वो मजबूत चेहरे, और आने वाले चुनाव में आप नए परिणाम हो सकता है आपको देखने के मिले, राजनीति में नए बदलाव देखने को मिलेंगे। अच्छा, आपको ना बहुत सा समय हो गया पार्टी में, तो एक ये जरा हमें बताइए कि आम आदमी पार्टी में असल में आम आदमी की ही चलती है या इसमें भी वही सीनियर लीडरशिप का रोल है कि उन्हीं की चलती है? नहीं, आम आदमी देखिए, किसी भी आपने जो कहा उसका मेन ये है कि भाई आम आदमी की चलती है, मतलब आम आदमी को मौका दिया जाता है कि नहीं। तो आप ये समझिए कि जैसे मैं हूँ आज, एक नेशनल लेवल पे पार्टी ने मौका दिया अपनी बातों को रखने। हम लोगों की क्या लीगेसी है? ना कोई घर में प्रधानी का चुनाव किसी ने लड़ा, ना किसी पैसे वाले परिवार से आते हैं, ना कुछ भी ऐसी है मिडिल क्लास फैमिली के लोग। आराम से पार्टी मौका देती है, सामने लाती है। ढेर सारे ऐसे लोग, अभी कई ऐसे एक सफाई कर्मी के बेटे हैं, विधायक हैं हमारे यहाँ से, कुलदीप कुमार जी, पहले पार्षद बनाया, विधायक बनाया, सांसदी का भी टिकट दिया था, नहीं आ पाए। पिताजी अभी भी सफाई कर्मी, रिटायर नहीं हुए। तो आम आदमी पार्टी मौका देती है। संजीव झा जी हैं, यूपीएससी की तैयारी करने आए थे, तीसरी बार के विधायक हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस तीन चार बार विधायक बने। तो ये पार्टी तो मौका दे रही है ना। अच्छा, मतलब आपको देखिए, आम आदमी है, मतलब ये है कि आम आदमी को मौका मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि इस पूरे देश में लड़ाई अवसर की है, अवसर की है हर तरफ। आप आईएएस का सिलेक्शन देख लीजिए, अमीरों के बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल वाले सेलेक्ट हो जाते हैं। आप नेता देख लीजिए, अमीरों के बच्चे नेता बन जाते हैं, उन्हीं एक पारंपरिक व्यवस्था के लोग चल रहे हैं वही आ जाते हैं। नेपोटिज्म, हाँ, हर तरीके के। और नेपोटिज्म वो परिवार वाला भी है, नेताजी के अपने लोगों का भी है, तमाम चीज़ों का भी है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने वो मौका दिया, नए नए लोगों को राजनीति में लाए। ऐसे लोग जो राजनीति सोच नहीं सकते थे उनको लेके आए। कई लोग तीन चार बार के विधायक बने हुए हैं और उनको अच्छा मौका दिया, वो प्रेजेंट भी कर रहे हैं। आज अगर आप खुद सोचिए, दिल्ली के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जी हाँ, उससे आप आए, कितने मौके दिए, मंत्री बने। और आप ठीक है, लोग उनको प्रेज करते हैं उनकी स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन पे, उनके काम करने के उस पे। तो ऐसे ढेर, यही तो होती है राघव चड्ढा जी भी काफी प्रचलित हैं। हाँ, प्रचलित हैं। राघव चड्ढा जी को आप देखिए, पार्टी ने कितना मौका दिया, वो सब गए। तो पार्टियों का काम
आम पार्टी का काम ये है आम लोगों को मौका देना, वो हमारी पार्टी कर रही है और यही हमारे लिए खुशी की बात है। कोई स्पेसिफिक सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है इसमें कि मतलब कोई एक स्टैंडर्ड हमने बनाया है कि ऐसे हम किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे? कि आम आदमी पार्टी का अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके लिए तय है, तो वो पार्टी उसका इस्तेमाल करती है। अच्छा सर्वेश भाई, आम आदमी पार्टी का जो ये मॉडल है, दिल्ली का मॉडल जो है, जो 15 साल सक्सेसफुल मॉडल आपने चलाया टू बी सेट, ये पंजाब में एज इट इज़ कैरी ओवर क्यों नहीं हो पाया? पंजाब में इसके ढेर सारे प्रारूप लागू हैं, जैसे बिजली वहाँ पे पंजाब में 600 यूनिट का पैकेज दिया जाता है, 300 यूनिट पर मंथ का, तो ऑलरेडी लागू है। हम वहाँ पे महिला सहायता राशि जो है वो देने जा रहे हैं। अच्छे स्कूल ऑफ एमिनेंस ऑलरेडी हमने बना दिए हैं और उनकी संख्या हम बढ़ा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक हमने वहाँ बना दिया है। तो दिल्ली का जो एक मॉडल था वो ऑलरेडी वहाँ चल रहा है। पंजाब के कुछ अपने चैलेंजेस हैं, मतलब फाइनेंस में और इसमें, वो हम फेस कर रहे हैं, उससे निपटने की कोशिश भी है। वो दिल्ली में भी थे, दिल्ली में भी आप ये समझिए दिल्ली की फाइनेंस को आम आदमी पार्टी ने सरप्लस बजट की सरकार ला के छोड़ा है। तो जिस देश में लोग कहते हैं इतने ढेर सारे लोगों को मुफ्त में योजनाएं देने के बाद सरकार फायदे के बजट में दिल्ली की चल रही थी। यही तो एक अच्छी वेलफेयर गवर्नमेंट का मॉडल होता है। तो ये अब धीरे धीरे पंजाब में ये चीज़ें चल रही हैं और उसका रिजल्ट अभी आते हुए दिख रहा है। देखिए आपको दिख जाएगा, कभी इतने मोहल्ला क्लिनिक इनॉग्रेट हुए, इतनी अभी एक साथ हमने 1000 किलोमीटर सड़कों की योजनाएं लेकर आए हैं। तो सिस्टम को चेंज कर रहे हैं और उसका परिणाम दिखेगा। दिल्ली में क्या 10 साल के स्पैन है, इसलिए आपको परिणाम बड़े रूप में दिख जाते हैं। पंजाब में भी परिणाम दिखने लगे हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस हम लोग कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात हमने कर दी, सड़क सुरक्षा की बात हम लोग इतनी अच्छी लेकर आए। हम लोगों ने लो लेवल पे जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ा कि करप्शन को कम करने का काम वो सभी तहसीलों में और मतलब कलेक्ट्रेट में दिख रहा है। तो इसका मॉडल दिख रहा है वहाँ पे, उसके परिणाम आएंगे भी। जब हम बात करते हैं ना कि लोकल पॉलिटिक्स की, मान लो आप पंजाब उठा लो, कोई भी स्टेट उठा लो, तो हम ना किसी सेलिब्रिटी चेहरे को क्यों ढूंढते हैं? आम आदमी पार्टी तो स्पेसिफाइड थी कि ये बहुत एक अलग चेंज की पार्टी है, परिवर्तन की पार्टी है। आप एजुकेटेड लोगों को ज़्यादा चांस ना दे करके, लेट्स सपोज राघव चड्ढा साहब हैं या फिर आपने सौरभ भारद्वाज जी का नाम लिया, ऐसे किसी बड़े पढ़े लिखे चेहरे को एक वहाँ का सीएम ना बना के हम किसी सेलिब्रिटी को क्यों बनाते हैं? क्यों भगवंत मान, क्यों उसके लिए सीएम चॉइस है? नहीं, पहली बात तो भगवंत मान जी इस पार्टी के निचले स्तर से निकले हुए कार्यकर्ता हैं। ठीक, आपने देखा होगा किस तरीके से इतने समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, और तो उनका सेलिब्रिटी स्टेटस ये आम आदमी पार्टी का एक और वजह है कि वो आम आदमी पार्टी के सेलिब्रिटी हैं। सबसे पहले वो हम लोगों के बीच के सेलिब्रिटी हैं, वो ज़मीन के आदमी हैं। उन्होंने इस पार्टी को पुराने दौर से ही लेकर आए हैं, सब जगह पार्टी के लिए खड़े रहे हैं, फिर सांसद चुने गए, फिर वहाँ से आए। तो उनके साथ आपकी ये चीज़ कॉन्फ़िगर नहीं होती है, बल्कि हाँ, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपकी चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। मैं आपको पंजाब का एक उदाहरण लेता हूँ, मतलब मे बी खैर वो मेरी पार्टी से नहीं है, लेकिन आपकी मूल बात बहुत ज़रूरी है। मैं सनी देओल वहाँ से थे, सांसद चुने गए, क्षेत्र में कहीं नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने एक लेटर बीच में जारी किया गया कि मेरी जगह ये आदमी सब जगह साइन कर देगा, इसी को माना जाए। और जितने भी मैंने ऐसे लोग दिए हैं कि जो समय नहीं देते, तो मुझे लगता है कि शायद वो हमारी जनता उनको वोट देकर अपने साथ धोखा करती है, कि जो लोग भी अपने क्षेत्र में समय ना दे पाएँ, उनके दुख सुख में साथ ना खड़ा हो पाएँ, उनकी समस्याओं को नहीं सुन पाएँ। तो मुझे लगता है कहीं इसका नुकसान भारतीय राजनीति में है और अच्छा खासा है। हाँ, होता है। और ऊपर के लेवल पे हर जगह पे है, क्योंकि पहली बात तो लोकल कनेक्ट उनका कुछ नहीं है। सांसद हो, विधायक हो, आज यूपी, बिहार, दिल्ली, कहीं भी अगर किसी के जानने वाला भी है कि एक फ़ोटो भी खिंचाता है, तो लोगों को ये लगता है मेरे बुरे दौर में कभी मेरे साथ अन्याय होगा तो इसके साथ में खड़ा, ये इनके पास चला जाऊँगा। तो सबसे बड़ी बात, इन बड़े पदों पे बैठे हुए लोग न्याय की जो परंपरा है इसको स्थापित करने के एक माध्यम है। तो पहली बात, वो कनेक्ट से हटा तो ख़त्म हो गया। अब वो बम्बई चले गए तो बम्बई कहाँ ढूंढ पाओगे आप, या दूसरी जगह जो भी सेलिब्रिटी हैं, तमाम लोगों के साथ दिक्कत है। तो मैं इस देश के लोगों से भी आह्वान करूंगा कि अपने बीच का आदमी चुन लीजिए, आप किसी भी पार्टी का चुनें, जिससे आप शिकायत कर सकें, जिसके साथ आप दुख सुख बांट सकें और उसका ही आकलन कर लें। मतलब इस दौर में वाकई ज़मीनी नेताओं की कमी आती जा रही है, और अगर भारतीय राजनीति को बचाना है तो ज़मीनी नेताओं को ही रखना पड़ेगा जो जनता के दुख दर्द को समझते हों
और आज के इस नए दौर में थोड़ा सा लैपटॉप पॉलिटिक्स से भी बचाना पड़ेगा कि मतलब अगर लोगों के कंपनियों की तरह राजनीतिक पार्टियों को चलाएंगे तो उसका नुकसान होगा। और उसका नुकसान सबसे ज़्यादा ये होगा कि जो निचले तबके के युवा हैं, युवतियां हैं, लोग हैं, यंगस्टर्स को मौका नहीं मिल पाएगा। जो भी ज़मीन के लोग हैं, जो वाकई काम करना चाहते हैं अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए, उनको मौका नहीं मिलेगा। मतलब जो पैसे वाले हैं, मतलब वही है कि आप अवसर में जब तक जन भागीदारी को बढ़ाएंगे नहीं, ज़्यादा लोगों को भागीदारी को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक लोग नहीं आएगा पॉलिटिक्स में। वो सुबह से अभी जिस तरीके के देश के राजनीति के हालात हैं, नेता ऐसे चाहिए कि सुबह से शाम तक काम करे, ठीक ठाक वर्किंग आवर हो, कुछ नहीं तो 9 से 5 तक तो हो ही, मतलब महीने में 9 दिन वाले और 5 दिन वाले नहीं हो। प्राइवेट नौकरी में ही वही 9 हाँ, मतलब कम से कम वो एक अच्छे खासा 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा का वक्त दें। वैसे नेताओं, जो अच्छे नेता हैं, वो बहुत वक्त देते हैं, सुबह से लेकर रात तक उनके पास फुर्सत नहीं मिलेगी। चाहे वो कोई एक ब्लॉक प्रमुख भी होगा, अगर वो ठीक से राजनीति करता है तो उसके लिए समय मतलब बहुत ही कम मिल पाता है। लेकिन कुछ सेलिब्रिटी लोग बने हुए हैं कि जिनका ऑफिस ही पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी चला देता है, उनके 2 लोग रहते हैं, आप उनसे छमाही या सालाना मुलाकात कर पाएंगे। तो लगता है कि भारतीय राजनीति इससे बच जाए तो शायद कुछ जल्दी भला हो। एक आम आदमी जो हमने उठाया, उसको आपने चुना, आपने उसको प्रतिनिधि बनाया, अब वो चुनाव लड़ता है, उससे पहले उससे हर कोई मिल सकता है। जिस दिन वो आपका एमएलए बनता है या सांसद बनता है, एमपी बनता है, उस दिन के बाद वो अंतर्यामी हो जाता है, गायब हो जाता है। उस दिन के बाद आप उससे नहीं मिल सकते हैं। ये एक नहीं, ये आम आदमी जितने भी पब्लिक है ना, नॉर्मल पब्लिक, ये सबका यही सेम कष्ट है कि जब उनका वो कष्ट आता है तब वो बंदा ढूंढे नहीं मिलता है। आप उसके दरवाजे पर जाएंगे तो वो आपको, उसके पीए मना कर देगा, उसकी सिक्योरिटी मना कर देगी, साहब तो घूमने गए हैं, साहब तो बाहर गए। ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं जिन नेता के साथ रहता हूँ, संजय सिंह जी के साथ, आप उनके घर पर किसी भी वक्त जा सकते हैं। मतलब अगर क्रिटिकल कंडीशन में लोग 12-1-2 बजे भी आ जाते हैं, और गाड़ी किसी भी चौराहे पर रोक के, कई बार तो मैंने लोगों को देखा ऊंची आवाज़ में भी बात कर लेते हैं कि मेरा ये काम नहीं हुआ, आपसे मैंने कहा था, और प्यार से रिप्लाई देते हैं। और अब मुझे रहते रहते साथ में कई साल हो गए, तो हम लोग उस परंपरा से नहीं है। पहली बात तो मतलब मैं व्यक्तिगत भी नहीं हूँ, मैं जिन नेता के साथ रहा हूँ, जिनके से थोड़ी एक राजनीति सीखी है या सीख रहे हैं, तो वो भी एक नहीं है। और ये वाकई दुखद है, और मुझे लगता है कि शायद इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीति में नेता अभी भी पैसे से बहुत ज़्यादा चुना जा रहा है। बहुत ज़मीन के नेताओं की कमी हो जा रही है। वो पैसे से, बाहुबल से, मतलब मनी और मसल पावर ठीक ठाक लोग अभी भी यूज़ हो रही है, और उससे हो रही। तो मुझे लगता है कि नेताओं का शायद अधिकतर लोगों की वो रुचि नहीं है लोगों के लिए काम करने में, कम, मतलब नेताओं की वो संख्या कम होती जाती है। उनको ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत बड़ा एहसान कर दे रहे हैं पब्लिक के लिए काम करके। मतलब आ जाएगी, अरे यार 10 लोग आते रहते हैं, 20 लोग आते रहते हैं, 50 लोग आते रहते हैं, तो तुम चुने गए हो तो आएंगे ही, या तो बनते नहीं, तुम या तो राजनीति में आते नहीं, और लोगों के देश की संख्या ऐसा तो है कम हो जाएगी, उसके प्रतिशत में तो बहुत कम लोग आते हैं। तो आप जरूर कह रहे हैं कि नेताओं का व्यवहार बदल जाता है, और नेताओं का नहीं, खैर हम लोग समाज में, समाज की जैसी परिस्थितियाँ अलग अलग लोगों पे भी देख चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी की उससे ज़्यादा आप देखेंगे, कोई एक गलती से अधिकारी बन गए, उनको हो जाएगा जैसे लगे, लोगों को कुछ अलग ही दे देंगे। नेताओं की तो रीच है अभी, नेता किसी भी पार्टी का होगा, अधिकारी आप तो उसके दरवाजे पे जाएंगे, वो मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि बहुत कम परिस्थिति होगा, अधिकतर लोग आपको सीधा कहेंगे हाँ बताइए क्या है, मदद कर दें, फ़ोन कर दें, ये कर दें। अधिकारियों की तो उससे अलग व्यवहार है, वो तो मतलब एक अलग ही ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाते हैं। अधिकारियों के बारे में चलता है वो एसबीआई वाला, काउंटर नंबर 3 पे जाइए, काउंटर नंबर 5 पे जाइए। उनका तो कह नेताओं में तो अभी भी मदद करने की संस्कृति है, और मैं क्रॉस द पार्टी ये बात कर रहा हूँ आपको। मतलब हम लोग भी तमाम, देखिए सब जगह, मतलब हम लोग भी तमाम जगहों पे काम पड़ते हैं, तमाम लोगों की मदद लेते हैं, तमाम जैसे किसी भी छोटी बड़ी बात में लोग मदद करते हैं। नेताओं के अंदर ये संस्कृति अभी भी मुझे ज़्यादा दिखती है। मैं किसी पार्टी से नहीं आता हूँ, किसी अवधारणा से नहीं आता हूँ, लेकिन मेरा जहाँ तक मेरी सोच है कि एक जो चुनाव लड़ने बंदा जाता है, या तो पार्टी को कुछ फंड देता है पहले कि आप मुझे चुनाव लड़ने दीजिए, तो उसकी रिकवरी में लग जाता है। जैसे वो चुनाव जीतता है तो वो पहले सोचता है कि मैं अपना पैसा रिकवर करूँ, उससे 3-4 गुना 10 गुना ज़्यादा रिकवर करूँ, तो उसमें लग जाता है रादर देन जनता की सेवा में। वैसे तो ऐसे नेताओं का ग्रुप भी बनाना चाहिए, वो बता देंगे रिकवरी होती कहाँ से तेज है। क्योंकि देखिए मुझे नहीं लगता है कि हाँ, नेताओं को थोड़ा इन्हेंस करने की आज के टूल किट उनको चाहिए उनके काम करने के लिए। कई उनके साथ बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे आप विधायकों की सैलरी आपने इतनी कम कर, लोग देखिए मीडिया में तो उठाते हैं इतनी सैलरी है, इतनी सैलरी है,
असलियत में आपको पता है दिल्ली में विधायक की सैलरी आप बताइए कितनी होगी? कहते तो हैं कि उनको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं। नहीं तो चलिए, मैं अब पर्क्स मिलते होंगे तो उसके लिए यूज करेंगे ना पर्क्स को, ऐसा किसी और सैलरी की बात अगर आप करेंगे, जैसे इस समय दिल्ली में विधायकों की पेंशन कितनी होगी आप बताइए? लाख रुपए के आसपास तो होनी चाहिए। नहीं, पेंशन सिर्फ 15,000 रुपये है। अब सुनिए सैलरी कितनी है। सैलरी आप जो 50,000 रुपये है, आप कैसे, अब आपने पर्क्स दिया, अब आप 20,000 रुपये ऑफिस असिस्टेंट के लिए दोगे तो ऑफिस असिस्टेंट तो चाहिए ही ना। 20,000 से कम में कहीं आपको ऑफिस का एक बढ़िया लड़का मिल सकता है क्या नौकरी पे रखने के लिए? नहीं, ठीक है। अच्छी खासी जिसे हिंदी इंग्लिश की ड्राफ्टिंग आती है, लेटर बनाता होगा, वो लड़का भी आराम से 20,000 25,000 रुपये। दिल्ली में मिनिमम वेज 19,000 रुपये है। नहीं तो आप प्राइवेट नौकरी कर 25-30,000 लेगा। में तो रखोगे एक अच्छा व्यक्ति। प्रॉब्लम्स हैं, सिस्टम ने भी ऐसे जो अच्छे लोग भी हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको काम करने के लिए पूरी व्यवस्था नहीं दे रखी है। कई प्रदेशों, दिल्ली में विधायकों को काम करने के लिए हमारी सरकार आई तो उनको एक ऑफिस देती थी। इसके पहले दिल्ली में विधायकों के लिए ऑफिस नहीं था। बिना ऑफिस के कोई एमएलए कैसे काम कर लेगा? मतलब विधायकों कैसे काम कर लेगा, आप सोच के देखिए। तो इन व्यवस्थाओं में इन पे भी काम करना चाहिए। अब वो प्रयोग करे दुरुपयोग करे एक अलग चैलेंज है, लेकिन आप पहले मिनिमम फैसिलिटीज उन्हें देंगे। एमएलएस को काम करने के लिए आप उनको एक अच्छी तनख्वाह देंगे, उनका असिस्टेंट देंगे, वो असिस्टेंट ट्रेंड हो तो और बेटर है। तो ये तो आपकी सरकार थी ना सर्वेश भाई। देखिए, मैं आपको दिल्ली का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, दिल्ली में चीजें चेंज हैं। दिल्ली में हमने विधायकों को अच्छे कार्यालय दिए, जो सब पक्ष विपक्ष किसी भी पार्टी का हो सबको मिलता है। अब हम विपक्ष में, अब हमें मिला हुआ है, दूसरे प्रदेशों में नहीं है। अच्छा, आपको मैंने वैसे पूरी एक बड़े फ्रेम में प्रॉब्लम्स बताई, जो छोटी प्रॉब्लम्स हैं इनका रिजल्ट बड़ा है। पब्लिक ज्यादातर, अगर आप देखिए सेग्रीगेशन करेंगे तो आपके पास किस लिए आती है? अपने लोगों का इलाज कराने के लिए आएगी। स्वास्थ्य इस देश की सबसे बड़ी समस्या। अपने बच्चों के अच्छे एडमिशन के लिए आ जाएगी। उनके छोटे छोटे काम फंसे रहते हैं, कोई जाति आए। 60, 70, 80% प्रॉब्लम सिर्फ ये हैं। और ये प्रॉब्लम से एक अच्छा ऑफिस और उसमें अच्छे एम्प्लॉयज डील कर सकते हैं, मतलब जनप्रतिनिधियों। जबकि उनका काम अलग है, उनका काम पॉलिसी बनाना, उस पॉलिसी को नीतिगत रूप से एग्जीक्यूटिव को लागू करना एक किसी विधायक या प्रतिनिधि का अच्छा काम है। लेकिन अब इन चीज़ों क्या है कि उस सिस्टम में उनके पास पहुंचना मुश्किल है। अभी भी एसडीएम साहब और डीएम साहब के पास पहुंचना जिलों में बहुत मुश्किल है। बिल्कुल है। लोग अपने जनप्रतिनिधियों के पास पहुंच जाते हैं, तो लोगों को मुझे लगता है कि ठीक है, उस व्यवस्थाओं को भी अच्छी करेंगे, सरकारी सिस्टम है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के इस सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए और सरकारों को एक छोटे छोटे लेवल पे ये सुविधाएं देनी चाहिए। और ये पब्लिक तो सर नाश्ता करके कब निकल जाते हैं पता भी नहीं लगता है। हाँ, मतलब वो समस्याएं हैं, अब उनके पास भी अलग चैलेंजेस हैं, उनके काम होंगे, कुछ भी होगा, लेकिन अब हैं लोगों की ग्रीवेंसेस रिड्रेसल नहीं होती हैं। लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हैं। तमाम तकनीकी ने चीज़ों को आसान बनाया है, लेकिन अब हर जगह उसके बावजूद भी समस्याएं हैं, उसको एड्रेस करेंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि शायद सरकार का व्यवहार बदलेगा, फिर नीचे के नेताओं का व्यवहार बदलेगा, फिर पूरा इकोसिस्टम जब चेंज होता है तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सोशल मीडिया पे बात करते हैं। सोशल मीडिया क्या रोल निभा रही है सर्वेश भाई आज की डेट में, मतलब टोटल पॉलिटिक्स में कह लें या देश का पूरा इकोसिस्टम चेंज करने में, सोच को बदलने में? सोशल मीडिया रोल तो बहुत ज़्यादा निभा रही है। उसको पॉजिटिव्स भी हैं, उसके नेगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव्स भी ढेर सारे हैं। हमारी जैसी पार्टियों में, आम आदमी पार्टी के पास जब शुरुआत में कुछ भी नहीं था, तो हमारी पार्टियों को आगे तक पहुंचाने में सोशल मीडिया का रोल रहा। हम लोगों ने एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया, लोगों को साथ लेकर आए, सब कुछ किया। सोशल मीडिया का रोल भी रहे। सोशल मीडिया का आज के दौर में मिस इन्फॉर्मेशन में भी बहुत बड़ा रोल है। मतलब अब सरकार को अपनी सरकारी एजेंसियां लगानी पड़ रही हैं कि आप फैक्ट चेक करो, लोगों का नहीं करो। सोशल मीडिया से अब बड़े बड़े शहरों में पहले कोई दंगा होता है तो बस सोशल मीडिया बंद करना पड़ता है। इसका मतलब उसका मिस इन्फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल है। अब मुझे लगता है कोई भी एक चीज़, कोई डायरेक्टली सोशल मीडिया का तो रोल है नहीं, पीछे जो उनके लोग हैं उनका रोल है। तो जिस समाज में जिस तरीके के लोग होंगे तो उस समाज की व्यवस्थाएं उन्हीं तरीके की हो जाएंगी, साधारण सी बात है। तो सोशल मीडिया एक बड़ा टूल किट है और मुझे लगता है कि इस समय की जनरेशन को उसको अच्छे से इस्तेमाल कराना सिखाना चाहिए। आजकल तो एआई आ गया है जिसमें आपकी ही वॉइस मॉड्यूलेट करके आपकी इमेज लगा के डाल देंगे और उसको मिथ को सच मान लेते हैं सब। हाँ, वो मान लेते हैं तमाम ने। अभी मतलब देखिए, एक पार्टी ने इस दौर में व्हाट्सएप एजुकेशन, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लेकर आ गई और उस पार्टी के खिलाफ अब क्या हो गया है कि उस मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करने के लिए, मतलब आज मैं आपको बता दूं,
अब जैसे भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से एक प्रोपोगेंडे शुरू किए, फैक्ट चेक के लिए अलग अलग लोग लगाने पड़े कि इनके झूठ को तोड़ो, इनके लोगों को हटाओ, और पॉलिटिकल सिस्टम में इनडायरेक्ट तरीके से झूठ डालने लगे अपने परसेप्शन और नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए। और इस परसेप्शन नैरेटिव को बिल्ड करने में सोशल मीडिया सबसे पहला टूल किट है। तो अब इसके अगेंस्ट में अब अलग अलग सरकारों को काम करना पड़ा, विपक्ष के लिए इसका काम करना पड़ा, विपक्ष भी उसके लेके आया, अब तो वॉर बन गई है एक दूसरे की तरफ से। तो आने वाले समय में इसको टैकल करना पड़ेगा। एक पर्सनल सवाल पूछूंगी आपसे, जी। ऐसी कोई रेड लाइन आपके लिए है कि जहां आपका भी एक पॉइंट पे आके, पीक पॉइंट पे आके पार्टी से अगर टकराव हो जाता है तो आप भी कहेंगे नमस्ते? नहीं, हम लोग अभी, मुझे लगता है इस पार्टी अभी इतना कुछ दे रही है, अगर आप सोच के देखें तो, और लोगों को भी है, मतलब आम आदमी पार्टी में भी जब बहुत से लोग अलग अलग समय आते हैं, लोगों को कई बार अपने अपेक्षा के अनुसार चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, और सबको नहीं हो सकती हैं, मेरे को किसी को भी नहीं हो सकती हैं, छोटे बड़े सब स्तर पे, मेरे स्तर पे भी है, मेरे बड़े स्तर पे भी लोगों को है। तो मुझे लगता है कि पार्टियां बहुत बड़ी हैं, इनके संगठन बहुत बड़े हैं, इनका अलग अलग लोगों के अलग अलग लक्ष्य हैं, पार्टियों के भी बदलते रहते हैं। तो अभी इस तरीके की बात कभी कुछ दिमाग में आई नहीं। मतलब मुझे ऐसा दिखता है कि मैं भी, अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो मैं इससे बेहतर कुछ नहीं कर रहा होता। मतलब आप, हो सकता था किसी IT कंपनी में नौकरी कर लेते, किसी एक सरकारी जॉब में चले जाते, कहीं एक जगह 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख की नौकरी कर रहे हो तो अपना जीवन सुकून में बिता सकते थे। पर एक पब्लिक, आप सोशल सर्विस करने के लिए, एक बड़े चेंज का पार्ट बनने के लिए, पॉलिटिक्स के अलावा इंडिया में अभी कोई बेटर सिस्टम नहीं है। अभी भी जो भी यूथ है, जिस भी पार्टी में है, कई लोग अभी भी संग उनके साथ है कि अगर वो अपने पार्टियों के साथ रहेंगे, अगर उनका उद्देश्य अच्छा रहेगा, उनकी नीति और नीयत दोनों अच्छी रहेगी, तो लोग अच्छे काम कर ले जाएंगे। और इस देश में अभी भी मैं युवाओं से कहूँगा कि आप लोगों को कुछ बड़ा बदलाव करना है तो आप राजनीति में आइए। हो सकता है आप किसी भी पार्टी में आए, अपने अपने मुद्दों के साथ आइए, अपने चीज़ों के साथ आइए, पार्टियां मौका देती हैं, एजेंडा कुछ भी हो। हाँ, आप अच्छे नीति और नीयत से आइए, पार्टियां मौका देती हैं, क्योंकि पार्टियां, आप सीधे सिस्टम में है ना, कि सिस्टम में आप, भाई जो ड्राइवर है वो सीधी सी गाड़ी को अच्छा ड्राइव कर लेगा। तो पॉलिटिक्स इस समय वो आप कंट्री का एक ड्राइविंग फैक्टर है कि उसके नीचे पूरी व्यवस्थाएं एग्जीक्यूटिव की, तो आप उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए। और उसमें हमको ध्यान देना होगा कि निचले तबके के लोगों को, बहुजन को, ग्रामीण लोगों को, इन सब लोगों को, अलग अलग भाषाओं, धर्मों, जातियों, सबके लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो विविधता बनी रहेगी तब तक वो चीज़ें बैलेंस रहेंगी, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम बना रहेगा। अब इसीलिए पूरे देश में अभी लड़ाई है। जब भी देखिए, जब सिस्टम की बात होती है ना, जब जहाँ कहीं ऐसी बात आने, मोनोपोली आने लगती है, तो उस मोनोपोली के खिलाफ विपक्ष खड़ा हो जाता है या हमारी पार्टी खड़ी हो जाती है। हम लोग उसी का विरोध करते हैं कि इस देश की अलग डाइवर्सिटी है, उसको आप एक्सेप्ट करिए, राजनीति में नए नए लोगों को लेकर आइए, और राजनीति से बेहतर कुछ नहीं है। अब आप, ढेर सारी वैसी चीज़ें बड़ी हैं जो आप बड़े कर सकते हो, पर राजनीति में कम समय में बड़े बदलाव कर सकते हो। चेंज के लिए आपको टाइम, हाँ, कम समय में आप बड़े चेंजेस कर सकते हो। जैसे आपको एजुकेशन सिस्टम बदलना हो, अब आप किसी NGO में लग जाएंगे, आप एक स्कूल बदलेंगे, 2 बदलेंगे, 4 बदलेंगे, सरकार चाहेगी एक साथ 1000 स्कूल बदल देगी। अब मनीष सिसोदिया जी, अगर आप कितने समय से काम कर रहे थे शिक्षा में, अगर जब शिक्षा मंत्री बने तो कितने स्कूलों को बदल लिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ये बड़े परिणाम में आने। अच्छा, कुछ पार्टियां हैं जिनकी सदस्यता आप मिस कॉल से ले सकते हो। आम आदमी पार्टी की सदस्यता कैसे? हमारी भी ले सकते हैं, मिस कॉल से भी ले सकते हैं। और मिस कॉल से सदस्यता लेने के बाद आप इस लेवल तक आ सकते हैं कि पार्टी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें? नहीं, अब हम सब लोग वैसे उसी तरीके से जुड़े हुए हैं, सब अलग अलग कनेक्ट होके वैसे ही। और पार्टियों, हमारी पार्टी में युवाओं के लिए, सभी लोगों के लिए एक अच्छा मौका है कि हम लोग टाइम टू टाइम इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाते रहते हैं। तो उसमें क्या, हमारे टॉप लीडर्स के साथ काम कर सकते हैं आप, मिनिस्टर्स के साथ काम कर सकते हैं, और अच्छे काम करते हैं। जितने वहाँ से देखा जाता है कि आप में कितना दम है और क्या आप कर सकते हैं। नहीं, वो एक मतलब मैं, वो एक प्लेटफॉर्म है। मेरा ये मानना है कि देखिए, राजनीतिक व्यवस्था में ज़रूरी नहीं किसी व्यक्ति को अच्छी ड्राफ्टिंग लिखना और रिसर्च आता हो वो राजनीति में आगे जाए। राजनीति तो देश का ऐसा सिस्टम देती है कि जो कहीं की भी अपनी आवाज़ को किसी भी माध्यम से बढ़ा रहा हो तो आगे लेकर आए। तो वो तो मैंने एक बताया कि ढेर सारे, अगर देश के जो युवा हैं जो कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, सरकारों को नज़दीक से देखना चाहते हैं, वो शामिल हो सकते हैं। राजनीति आम घरों के लिए, आम बच्चों के लिए एक डर का विषय है। आप अभी भी अगर आप ये कहेंगे, जैसे अगर आप 10-20 लोगों के बीच बैठे हैं, अगर ये आप कहेंगे राजनीति में, तो आधे लोग मुंह मोड़ लेते हैं जैसे आप कोई नेगेटिव बुरे आदमी है। ये इस देश की सच्चाई है। ये तो पॉलिटिक्स में आप थोड़ा बड़े बन जाओगे, मंत्री हो, ये लोग, हो सकता है लोग आपको काम वाम करने कराने, इसके लिए रिश्ते बने रहते हैं, थोड़ा ओहदा और वो सब चीज़ें हैं। पर अगर आप किसी आम जगह पे बैठे हो
तो आपसे आधे लोग मुंह मोड़ेंगे। अभी भी भारतीय राजनीति की वो चीज़ है और इस बात को समझना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये राजनीति और गुंडे वाली छवि का क्या सीन है? हाँ, बाहुबल से जहाँ जहाँ चीज़ें पैदा हुई हैं वहाँ रहेगी। मतलब अभी भी कई जगह, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, बड़ा ऐसा ही है। मेरे एक दोस्त हैं, किसी और पार्टी में है, तो थोड़े दिन पहले उनका फ़ोन आया कि भाई अब मैं सोच रहा हूँ राजनीति में थोड़ा फ्रंट पे आके। मैंने कहा अच्छी बात है, तुम तो अभी भी राजनीति में थे, अच्छे पद पे थे। तो हमने कहा क्या कर रहे हो? तो एक बड़ी सी गाड़ी का उन्होंने नाम लिया, कहा ये वाली गाड़ी निकलवा लिया हूँ, अब थोड़ा सोच रहा हूँ राजनीति तगड़ी चलेगी। मैंने थोड़ी देर हंसा, मैंने उसको मजाक लिया, मैंने कहा इसका कोई रिलेवेंस नहीं है कि तुम स्कॉर्पियो निकलवा के कि कौन सी राजनीति करते हो। मतलब कोई मतलब नहीं कि महंगी गाड़ियाँ निकलवा के राजनीति में तुम्हारा रुतबा पड़ रहा है, इसलिए कहीं राजनीति का ट्रेंड गड़बड़ है। जैसे यूपी में इस समय एक गाड़ी का बड़ा ट्रेंड चला पड़ा है, फॉर्च्यूनर? नहीं फॉर्च्यूनर से आगे क्या, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बड़ी सी डिफेंडर। अच्छा। मतलब उत्तर प्रदेश में राजनीति के लोगों का एक ट्रेंड है डिफेंडर लेके चलने का। हाँ। क्या, और वो एक अलग एवज आ रहा है उनको कि यार ये पहले वो फॉर्च्यूनर पे था, वो डिफेंडर पे आ चुका है। तो वो तो राजनीति को थोड़ा इससे बचा के रखना और चाहिए। उससे पहले एम्बेसडर पे था। हाँ, मतलब पुराने दौर में एक एम्बेसडर पे था, तो अब वो वाली चीज़ें हैं कि इनसे थोड़ा बचा के रखना चाहिए। आम घरों में अभी भी राजनीति, अगर आप थोड़ा सफल हो जाओ, चीज़ें हैं तो एक आपको प्रेज किया जाएगा, लोग देख लेंगे। पर राजनीति अभी भी बहुत ही जनमानस में प्रचलित नहीं है, वैसे नहीं स्वीकार्य है। नहीं है। हाँ, और छात्र राजनीति जैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स किस तरीके से सुनियोजित तरीके से बाहुबल से खत्म की गई ये है। तो छात्र राजनीति को खत्म करने का एक बड़ा रीजन रहा है गुंडागर्दी और पैसे के दम पे बड़े घरों के लड़कों की इन्वॉल्वमेंट और मारपीट। खूब जम के मारपीट हुई, महिलाएं वैसे ही बाहर हो गई सीधे तौर पे। लोगों को राजनीति से एकदम दूर कहीं दिख जाए तो फिर अभी भी सीधे तौर पे कि भाई अगर छात्र नेता हो मतलब गुंडे हो गए, मतलब मारपीट करोगे, सेकंड टैग है ये। हाँ, तो वो सीधे तौर पे। तो अब इस तरीके से चीज़, अब उसकी वजह से क्या है, यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से छात्र राजनीति खत्म हो गई, नुकसान कितना हुआ? कुछ भी होता रहे, कुछ भी चलता रहे। भाई ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स कितनी अच्छी चीज़ है। दुनिया के जिन जिन देशों में बड़े बड़े चले जाइए, जब वहाँ की आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स देखते हो कितना सुंदर लगता है। देश के कई ऐसे शिक्षण संस्थान है जहाँ अच्छी स्टूडेंट पॉलिटिक्स चलती, कितना अच्छा लगता है। वहाँ जब एक प्रोफेसर से बैठ के बच्चे अपने 50 सवाल कर रहे होते हैं, कितना बढ़िया लगता है। बड़े बड़े से लोग अपने अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को बुलाते हैं ऑडिटोरियम में, उनसे सवाल जवाब होते हैं, वो अपने विचारों को रखते हैं, कितना अच्छा लगता है। मतलब अक्रॉस द पार्टी लाइन। लेकिन आज सुनियोजित तरीके से वही राजनीति की जो बुराइयां थी आपने कही, वो मनी और मसल पावर वाली, उन्होंने इन चीज़ को ख़त्म कर दिया। हमने तो यूएस में भी देखा है कि यूएस प्रेसिडेंट खड़े होकर सामने और जनता के सवालों का जवाब देते हैं। चुनाव से पहले डिबेट होती है। हमारे साथ के लड़के और लड़कियां बड़े कैम्ब्रिज में जाकर, भाई लंदन जाकर, यूएस जाकर, वहाँ के कॉलेजेस में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। उनसे आप पूछ लीजिए क्या तुम दिल्ली में राजनीति कर सकते हो? उनसे पूछिए क्या तुम यूपी में राजनीति कर सकते हो? वो कह देंगे नहीं, हम यहाँ नहीं करेंगे, गाड़ी पलट जाएगी। हाँ, यहाँ उनका सवाल सीधा है कि यहाँ वो नहीं कर पाएंगे। तो छात्र राजनीति के साथ वो शुरुआती दौर से ही समस्या है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से पॉलिटिक्स का तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अब अधिकतर चल वैसे ही रहा है। अच्छा सर्वेश जी, देखिए आम आदमी पार्टी को भी सभी कह रहे हैं कि बिल्कुल तो दूध की धुली नहीं है। कह रहे हैं कि एक के बाद एक घोटाले देखो आप, शिक्षा घोटाला, फिर आता है शराब घोटाला। अभी तो मोहल्ला क्लिनिक पे रेखा जी कह रही हैं कि जांच बिठा रही हैं, सीएजी ऑडिट बिठा रही हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में भी क्या क्या घोटाले होंगे। इस पे क्या बोलोगे आप? देखिए, आप खुद सोच कर देखिए कि इतने ढेर सारे आरोप आम आदमी पार्टी पर लगे, हमारे नेताओं पर लगे, किसी भी एक मामले में कुछ से साबित कर पाए, कुछ ये ला पाए, कोई साक्ष्य दे पाए? इतना बड़ा आपने बात करी शराब घोटाले की, 500 रेड हुई हैं, मेरे ऊपर भी उसमें रेड हुई। क्या आप कहीं से आपने देख पाए कहीं 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ कुछ भी मिला? देश का सबसे हास्यास्पद घोटाला है शराब घोटाला। अच्छा, जब कभी बढ़िया एक नेटफ्लिक्स की सीरीज बनेगी, हम और आप मस्ती से बैठ के देखेंगे। आप खुद सोचिए कि उनके नेताओं ने 1000 करोड़ से शुरू किया था, 1000 करोड़ से बाद में 45 करोड़ पे आरोप आ गए। अरे बाप रे। मतलब कि ये 45 करोड़ में कहाँ कैसे कुछ भी नहीं है, कोई भी साक्ष्य नहीं, कोई भी रिकवरी नहीं। सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए, मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए, सांसद जी गिरफ्तार हो गए, उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए।
तो आप सोचिए किस तरीके से वो टोटल सरकार को तोड़ने, अरविंद केजरीवाल जी को ख़त्म करने की एक साजिश थी आम आदमी पार्टी की। पूरे देश में ट्रेंड चल रहा था, छत्तीसगढ़ में एक मामला चला दो, झारखंड में हेमंत सोरेन जी के लिए एक मामला चला दो, टीएमसी की महुआ मोइत्रा जी के लिए एक मामला चला दो, और इनको तोड़ो, इनको ख़त्म करो। और एक देश में गुजरात मॉडल बड़ा प्रचलित है बैक ऑफ द कैमरा की, उसको फोकस में लेकर आओ। लेकिन इनको समझना चाहिए कि इस देश की राजनीति में बहुत से ताकतवर और संघर्ष करने वाले लोग हुए हैं और तमाम समय पर रही है, उनके अलग अलग विचारधाराओं के अलग अलग लोग रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, राजनारायण जी की बातें किसने नहीं कौन नहीं जानता होगा। मैं यूपी के बलिया जिले से आता हूँ, जनेश्वर मिश्रा जिन्हें छोटे लोहिया कहा जाता था, उनके जिले से आता हूँ। कितने संघर्ष किया उन्होंने, किस तरीके के नेता थे। चंद्रशेखर जी बलिया से आते हैं, चंद्रशेखर जी को युवा तुर्क प्रधानमंत्री कहते थे। क्या उनके तेवर को कौन नहीं जानता था? क्या उनके तेवर को कोई सरकार झुका पाई थी? किस किस दौर में कैसे कैसे नेता हुए हैं। और वही इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब कोई तानाशाह अपनी तानाशाही पे आता है, जब कोई चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में ये होता है कि ये तो केस ही नहीं बन रहा था, तो उस समय ऐसे ही नेता जो इस देश के हैं ना, वो ताकत देते हैं, जिन्होंने किसी सरकार के सामने झुकना नहीं चुना। शराब घोटाले की बात कर लीजिए, दिल्ली में इतने हर एक महीने पर कोई घोटाला आ जाता है, क्योंकि उनके पास काम करने कुछ है नहीं, ये चर्चा में 2 दिन के लिए मुद्दा ला दो। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इतनी हिम्मत नहीं रही कि दिल्ली की सरकार के स्कूलों में घुमाओ, क्योंकि स्कूलों की बिल्डिंगें और क्लासरूम इतने सुंदर दिख रहे हैं कि गलती से वो वीडियो में आएंगे, लोग कहेंगे क्या। ये हालात हैं। आप आम आदमी पार्टी ने अपने काम करके ये राजनीति की चीजें बना दी। अच्छा। मैं कह रहा हूँ आप देश के दूसरे प्रदेशों में क्यों नहीं कर पा रहे हो? जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां वहां इनको घोटाले दिख रहे हैं, जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। हर प्रदेश में आप कितना भी बड़ा मामला निकालिए, कोई नेता भी तब तक भ्रष्टाचारी होता है जब तक वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में शामिल नहीं होता है। जैसे वो धुलाई हुई वो ठीक हो गया। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने कहा कि हम कोई वॉशिंग मशीन में नहीं आएंगे, हम तुमसे लड़ेंगे, हम तुम्हारी तानाशाही से लड़ेंगे। पर क्रॉस पार्टी तो आए हैं, आम आदमी पार्टी में भी क्रॉस पार्टी नेता आए हैं, काफी सारे नेताओं के ऐसे हमारे नेताओं को जाना उनके जाना, पर प्रमुख तौर पर जिन बड़े नेताओं की आपने बात की, जिनको आपने जेल किया, जिनको आप इतने महीनों की आपने प्रताड़नाएं दी, मतलब आपसे खुद देख सकते हैं कि जिन अरविंद केजरीवाल जी को आपने जेल में रखा, उनको अपने शुगर की इंसुलिन लेने के लिए कितनी जंग लड़नी पड़ी। एम्स में दिखाने और डॉक्टर्स के पैनल के लिए कितनी जंग लड़नी पड़ी। वो रेगुलर लगभग इंसुलिन पे चलते हैं। तो आप राजनीति के इतने निम्नतम स्तर पर हैं कि आप अपने विपक्ष के नेताओं को ख़त्म करने के लिए उनकी दवाइयां रोक सकते हैं, उनके मनोबल के तोड़ने के लिए उनके बाथरूम में कैमरा लगा सकते हैं। अगर वो एक ही पार्टी के 2 नेता हों तो कहीं वो एक दूसरे से जेल में मिल ना जाए, इसलिए दोनों जेल की बहुत दूरी बढ़ा सकते हैं। ये सब काम अंग्रेजों के दौर में भी नहीं होता था। राजनीतिक कैदियों को अलग अलग आंदोलनों में आप उठा के देखिएगा, जेल मैनुअल भी उठा के देखिएगा कि राजनीतिक कैदी जो होते हैं उनका व्यवहार, आप राजनीतिक कैदियों के साथ इस तरीके का व्यवहार करते थे कि जैसे वो बड़े अपराधी हों। जेल में बैठे, तिहाड़ जेल में बैठे, यहाँ बड़े बड़े अपराधी वीडियो कॉल कर ले रहे हैं, और आप देश के जो मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, आप लोग उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं सरकारों को। लेकिन देखिए, मैंने कहा कि ये तानाशाही का नया रूप है, और इस तानाशाही के नए रूप में सबसे बड़ा एक जो मेन कंपोनेंट है जो इनकी सहभागिता अपना रहा है वो है देश का मीडिया। और इस देश की मीडिया को ध्वंस झेलना पड़ेगा, और वो आपने देखा ही किस तरीके की बेइज्जती अभी भारत पाकिस्तान वॉर में भी इनकी हुई। और इनको अपने कदम को अगर वो नहीं उठाएंगे, इनका काम था खुद राजनेताओं को पे अंकुश लगाना, उनके दिखाना कि तुम ये गलत कर रहे हो। अब तो राजनेता बता रहे हैं मीडिया वालों के, देख लो भैया तुम ये गलत दिखा रहे हो, तुम्हें हाँ तुम्हारा स्तंभ गड़बड़ा रहा है। और इसको सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया। पीएमओ से एक फोन आता है, वहीं से लोग चलते हैं। वो दौर पत्रकारिता समाज का चौथा स्तंभ है। हाँ, तो उस समय देखेगा, उस जब आप सरकार की, जब आप इस देश के लिए काम नहीं करोगे तो इस देश की मिट्टी ऐसी है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा सर्वेश जी, एक बात बताइए कि अभी आज की डेट में आम आदमी पार्टी का जो कंप्लीट एजेंडा है वो इस तरफ ज़्यादा शिफ्ट नहीं हो गया है कि मोदी हटाओ, या फिर विपक्ष के साथ कलेक्टिवली मिलके मोदी हटाओ की तरफ शिफ्ट हो गया है, रादर देन कि बहुत ज़्यादा अभी विकास की बात नहीं हो रही। हम देखते हैं हर समय मोदी हटाओ,
नहीं, ये निश्चित तौर पे मुझे नहीं दिखता। देखिए, बात जब मोदी जी की करते हैं तो एक सरकार की बात हो रही है। हाँ, मतलब तो सरकार की बात हो रही है, जब सरकार अपनी कुव्यवस्थाओं पे काम करेगी तो हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हम कहते हैं आप पूरे देश में एक समान शिक्षा लाओ, एक समान स्कूल लाओ, एक समान अस्पताल लाओ। ये राजनीतिक पार्टियां, इस मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको एक इनकी बड़ी साजिश का खुलासा करता हूँ। ये चाहती हैं कि जो नेता जनता के दरवाजे पे हर 6 महीने साल भर में जाता है, आपने इससे कहा कि वो आता है, हाथ जोड़ता है, फिर चला जाता है। ये चाह रही हैं कि वो हाथ जोड़ने भी ना आए। ये देश में वन नेशन वन इलेक्शन टाइप की एक पॉलिसी लाना चाहते हैं, जिसके माध्यम से जनता के सामने जो नेता जो झुका रहता है वो भी ना रहे। इस देश का वो सिस्टम भी उस तरीके ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इन सब चीज़ों को हटाती है। आम आदमी पार्टी कहती है कोई भी नेता हो जनता के लिए काम करेगा, जनता के लिए जवाबदेह होगा, उनके दरवाजे पे आएगा, उनको अपना मैनिफेस्टो दिखाएगा, उनको अपने मुद्दे बताएगा, उसके बाद उनसे वोट लेगा। और फिर वो काम नहीं करेगा तो फिर वो जनता उसके जवाब देगी। लेकिन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग सगुफे लेके आती है और लोगों को अपने सगुफों में लड़वाती रहती है और होता कुछ नहीं है। मतलब कितने हिंदुओं को आप इस देश में लेकर आ पाए अपनी नीति, आपने इतना देश में बवाल कटवा दिया, आप संख्या पूछ लीजिए। हालात ये हैं कि पिछले 5 सालों में 17 से 20 गुना लोग इस देश को छोड़कर गए हैं। हाँ जी, देश को छोड़कर जाने वाले लोगों की संख्या पिछले कई सालों में बढ़ गई है, लगातार बढ़ गई। आप कह रहे थे कि आप देश में लोगों को लेकर आएंगे, हर जगह के साथ आपने धोखा दिया। मतलब भारतीय जनता पार्टी एक सगुफे लेके आ जाती है। 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात कर दी है, सरकार खत्म, सरकार बन गई, गायब है, कोई चर्चा का कोई विषय नहीं है। कहीं से लेके कोई किसी महिला आरक्षण की बात नहीं हो रही। आपने गलती से भी किसी के मुंह से भी नहीं सुना होगा। और मैंने आपसे बार बार कहा कि सरकार और मीडिया, मोदी और उनकी मीडिया, और स्पेशली जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, ये दोनों लोग मिलकर इस देश के साथ धोखा कर रहे हैं और उसका परिणाम झेलेंगे ये लोग। विपक्ष के देखिए बहुत से नेता हैं, वो हर परिस्थिति में संघर्ष करेंगे और उनका परिणाम आएगा। नेताओं ने संघर्ष किया है, संघर्ष का इतिहास रहा है। लेकिन आज जिस दौर में 21वीं सदी की, जो आपने कहा ना, AI की जनरेशन की जिस बात हो रही थी, अगर वैसे में इस देश में राशन की लड़ाई लड़नी पड़ रही है तो उसमें रोल मोदी और इनकी गोदी मीडिया दोनों का है। बस सर्वेश भाई, कुछ एक ऐसी चीज़ भी बता दीजिए जो आपको लगती है एज एन पार्टी, आप कह लीजिए आम आदमी पार्टी कह लीजिए या पर्सनल लेवल पे भी कह लीजिए, कि कुछ विपक्ष अच्छा भी कर रहा है। नहीं, विपक्ष तो बहुत सा बेहतर काम कर रहा है। विपक्ष के लिए विपक्ष बना रहना है मोदी के दौर में बहुत बड़ी बात है। विपक्ष मतलब आपका विपक्ष मोदी जी या फिर जो करंट की सरकार है इस समय, कुछ अच्छा काम भी कर रही है या सारा कुछ बुरा ही है? देखिए, अब जैसे आप जो भी चीज़ें आप लेते हैं कि अब मोदी सरकार जो भी अच्छे काम करेगी उसमें समर्थन पूरे देश का रहता है। अभी आपने पाकिस्तान पर हमला बोला जी, पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा हुआ, देश का इंडिविजुअल नेता भी साथ खड़ा हुआ। ठीक है, विपक्ष का अपना एक कर्तव्य है, विपक्ष अपना एक काम करेगा और विपक्ष को जब लगेगा कि आपके साथ खड़े रहने की ज़रूरत है तो वहाँ खड़ा भी रहेगा। और अभी तो आपने पब्लिकली देखा, तो इसमें ऐसी कोई कहने की बात नहीं है। और लोकतंत्र में ये भारतीय जनता पार्टी है जो ये समझती नहीं कि विपक्ष भी कुछ होता है, और ये नहीं समझती है कि सत्ता आती है और जाती है, और कब आती है और कब जाती है दोनों नहीं पता है। हम लोगों का राजनीति पॉलिटिकल अपना अनुभव, अपनी चीज़ें बहुत कम रही हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं और देखते हैं, और अब तो डिजिटल टाइम, आप यूट्यूब पे भी उठा के देख सकते हैं, जब इन्हीं के बीजेपी के बड़े नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण आप सुन लीजिए तो आपको समझ में आ जाता है कि बीजेपी को किसी और को जाने की तो ज़रूरत नहीं है। भाई अटल जी जैसे महान नेता का भाषण आप उठा के देख लीजिए, उनकी सोच उठा कर देख लीजिए, देश बना रहना चाहिए। तो आप इनको ये समझना चाहिए। अच्छा, अपार्ट ऑफ पुलवामा, अपार्ट ऑफ दिस सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक, एनीथिंग एल्स यू लाइक, कुछ और जो आपको पसंद है कि ये सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है देश के लिए? नहीं, सरकार किसी भी मामले पे अगर अच्छा काम करेगी तो उसका सब लोग साथ देते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। मतलब सरकारों को ऐसा कोई विपक्ष की नफरत थोड़े है कि आपसे मतलब कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो या कुछ ऐसी चीज़ें हों, वैसी कोई बात नहीं। सरकार जैसे जहाँ जहाँ शिक्षा की, चिकित्सा की बात करेगी, आम आदमी पार्टी खुद कहती है कि भाई हम तारीफ़ करते हैं, हम लाते हैं। अब हम बहुत समय से हम फ्री की पॉलिसी ले आए, भारतीय जनता पार्टी फ्री की पॉलिसी लेकर आती है, हम उसकी कहते हैं कि अच्छा किया आपने, ये किया। हमने दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस दी, भारतीय जनता पार्टी ने फ्री बस अनाउंस किया, अमित शाह जी ने, हमने तुरंत कहा कि देखिए अच्छी बात है कि आप फ्री बस आप मैनिफेस्टो में अनाउंस कर रहे हैं स्टेट इलेक्शन में।
तो जिस भी जगहों पे आप इस तरीके की बात करेंगे समर्थन करेंगे। भाई राजनीति या सत्ता या किसी की सरकार किसी की बाप की बपौती है नहीं। कुछ लोग आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं, कुछ उम्र की राजनीति है। भाई हम लोगों की कम उम्र है, हमारे लिए ज़्यादा बड़ा चांस है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों को अरे कल को अगर सर्वेश भाई को जाने का चांस मिले बीजेपी में, अगर वहाँ से ऑफर आता है कि आपको बुलाया जाए कि हाँ आप ज्वाइन कर लीजिए, एक बढ़िया सी पोस्ट देंगे, तो जाएंगे? बहुत दिनों से मुझे जाने का अपने गांव मन कर रहा है कि मैं उधर ही सेटल वेटल हो जाऊंगा। लोग शहरों के लोग ऑर्गेनिक और रूरल फार्मिंग कर रहे हैं, तो उससे अच्छा मैं गांव लौट तो जाऊँ। बीजेपी में जाने से बेहतर अब गांव जाना prefer करेंगे। नहीं नहीं, बीजेपी से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, वो अलग एक अलग वैसा है। लेकिन वैसे बता रहा हूँ इस तरीके की कोई तो दिमाग में कभी चीज़ आई भी नहीं, रह भी और नहीं। एक बात और बताइए, जैसे चलिए बड़े नेता जो फंसे तो फंसे, जिन्होंने किया नहीं किया वो एक तरफ रखते हैं, न्यायालय पे विचाराधीन है, बट आप जैसे प्रवक्ता हैं, आपके घर पे भी ईडी पहुंच जाती है, ऐसे में क्या मानसिकता नहीं, होती मेरे है? तो बर्थडे के दिन पहुंची थी सुबह। तो हैप्पी बर्थडे बोलने आप पहुंची। ये समझ आइए। तो जितने लोग बर्थडे पे जिनको मैंने इनवाइट किया था डिनर पे, तो कई दोस्तों की सामान्यता कि भाई ये गलत बात है, बर्थडे इनवाइट करके फ़ोन ऑफ कर लिया उसने। उनको लगा होगा ईडी वालों को भी आपने इनवाइट किया। तब नहीं, उन्हें ये लगा कि बहुत बेकार आदमी यार, बर्थडे पे कल ही शाम को इनवाइट किया, सुबह से फ़ोन नहीं उठा रहा। तो वैसे भी देखिए, जब आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, जैसे राजनीति में हम लोग जिन नेताओं के साथ हैं, तो उनके साथ ही झेलना पड़ेगा। मतलब कोर्ट का ही है कि इसका मतलब एक हमारे सीनियर नेता हैं जो जेल में थे इस केस में, तो मैं गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तुम हम लोगों के साथ रहोगे तो झेलोगे ही। तो जब आप संजय सिंह जी के साथ राजनीति करेंगे, जब मनीष सिसोदिया जी के साथ करेंगे, जब आप अरविंद केजरीवाल जी के ऐसे विजन और उनके साथ रहेंगे, तो करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। जिस तरीके की तानाशाही है देश में, तो ये सामान्य सी बात है। और अब अच्छा है कि देश के और लोगों को भी तैयार रहना चाहिए। और आपने देखा भी होगा कि मैं अभी ढेर सारे अपने पार्टी में भी ऐसे युवाओं को जानता हूं कि जो राजनीतिक पार्टियों का एक अलग संघर्ष है, और उनके संघर्ष की स्वीकार्यता, मतलब उसमें वो जो संघर्ष है ना, उसको आम आदमी पार्टी ने इस दौर में और समझा है। और मैच्योर होके हमारे लोग, हमारे कोई भी पार्टी चलती है तो अपने वॉलंटियर्स, अपने लीडर्स, उनसे चलती है। तो उन्होंने भी जो इस दौर को देखा, उनके लिए भी एक बड़ी चीज़ थी, तो उससे वो निपट क्या है। अब हम जैसे लोगों को ठीक है भाई, आप रहते हैं साथ में, आपके संबंध हैं, आपने रेड मार दिया, होता क्या है, सुबह से शाम तक आप ईडी के दफ्तर बुलाए रखिए, सुबह से शाम तक आपको बैठना है, छोटी छोटी ऐसी बातें जवाब देनी पड़ेंगी जिसका आपको कोई समझ नहीं आएगा कि आपने 5,000 रुपये उसको क्यों दिए, आपने अपनी भाभी को 10,000 रुपये क्यों दिए, तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। केक के लिए पेटीएम किया था। हाँ मतलब कुछ भी नहीं है अब, लेकिन ठीक है, जब आप इन सब चीज़ों में, आपको अपने मित्रों को बताना चाहिए था कि हमने इनको भी इनवाइट किया है बर्थडे पे। हाँ बर्थडे वाले दिन तो मतलब एक अजीब सा हो गया। लेकिन खैर, शुरुआती दौर में ये सब चीज़ें मतलब एक्चुअली साइकोलॉजिकली बहुत प्रॉब्लम करने वाली होती फैमिली हैं। को मानसिकता बहुत हाँ, ज्यादा परिवार दिक्कत को, होता है। वैसे मतलब हम लोग आप तो खाटी जैसे प्रिपेयर्ड हैं। हैं। हमारे बलिया वाले पिताजी हमारे एकदम ऐसे आदमी हैं, वो सब घर में भी माताजी पिताजी थे, तो उन लोगों का तो जैसे एक मैंने आपसे कहा ना कि अगर नेता पे भरोसा हो जाता है, जी। परिवार वाले से कहते हैं कि आप, जैसे हम लोगों के है भी ना कि अच्छे आदमी के साथ आप रहते हो, तो फिर उन लोगों को भरोसा ज़्यादा रहता है, या अच्छी पार्टी में अच्छे लोगों के साथ हो। तो पिताजी तो उस दिन भी मुझे याद है, ईडी वाले जब थे तो उन्होंने कहा, अरे वो लोग बड़े चिंतित थे, पिताजी की थोड़ा तबीयत भी ख़राब थी, कि आप, अरे आप सो जाइए, आप आराम करिए। पिताजी कह रहे नहीं नहीं कोई बात नहीं, बेटा राजनीति में गिरा है, इतनी तो खेती बाड़ी होता रहता है। तो जब मैं, हम लोगों के लिए भी था पहली बार कि भाई इतना कैजुअल क्यों हो रहा है, इतना तो हम भी नहीं ले पा रहे हैं। तो होता है, लेकिन मुश्किल है, मतलब लोगों के लिए मुश्किल है कि अगर सीधे आप ईडी सीबीआई और ऐसी एजेंसीज का इस्तेमाल सीधे तौर पे नेताओं को, नेताओं के आसपास और पार्टियों के लिए करेंगे, तो आने वाला जो एक पॉलिटिकल क्लास होगा वो शायद उतना, उसके मन में भी एक उतनी अच्छी इमेज नहीं रहेगी राजनीति की, उससे लोग घबराएंगे। तो इसके लिए सरकारों को नहीं करना चाहिए। अच्छा सर्वेश भाई, एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी जो है सेंटर तौर पे हम देखते हैं कि ये केजरीवाल जी जो है ना, एक ही हैं जो सबसे बड़ा फेस हैं अभी फ़िलहाल। तो इसमें 2, 3, 4 ऐसी पोजीशन भी है, कोई ऐसा भी है जो कल को केजरीवाल जी जैसे जेल चले गए, तो उनके लिए अटेंडम में आपको चूज़ करना पड़ा कि किसको सीएम बनाया जाए। देखिए, तो आतिशी अब जी तो को जा चुके हैं सब लोग, तो अब तो सब देखा जा चुका है। इस पार्टी ने उस तरीके के सब चीज़ें इतने दौर में ही देख ली कि पार्टी के ऊपर के शीर्ष नेतृत्व के सब लोग, देखिए अरविंद केजरीवाल जी हमारी पार्टी के चेहरा हैं, उनका एक विजन था, उसके पीछे लोग हैं। उसके बाद कौन?
नहीं तो और सब लोग हमारे पार्टी, मैंने आपसे कहा ना कि अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिकाओं के साथ बड़े उसमें रूप में निभाते हैं। मनीष सिसोदिया जी की कैसे शिक्षा क्रांति में एक अलग इमेज है, संजय सिंह जी की कैसे देश में एक मजबूत आवाज़ हैं, बहुजन की आवाज़ हैं सभी लोगों की, किस तरीके से हैं। आप सौरभ भारद्वाज जी के स्किल्स को देखिए, वो किस तरीके से नेता हैं। तो सब लोग अलग अलग से हैं। भगवंत मान जी कैसे वहाँ पे मुख्यमंत्री जी के अपने काम कर रहे हैं। तो अलग अलग दौर पे अलग अलग नेता उनकी टीम है, और नई पार्टियों के साथ ये ग्रोथ और बढ़ती जानी है। तो कुछ कह नहीं सकते कि 2029 के चुनाव में सर्वेश मिश्रा जी भी सीएम बन सकते हैं? नहीं देखिए, वो तो राजनीति में कोई किसी का कुछ भी हो सकता है, और पार्टियां किसको क्या मौका देती हैं। और इस पार्टी में अच्छी बात है कि पार्टी, मैंने आपसे उदाहरण दिया कि कैसे कैसे आम लोगों को अच्छे मौके दिए, और ये पार्टियों का जब तक ये व्यवहार रहेगा तब तक देश की राजनीति और अच्छी होती रहेगी। कि ज़्यादातर जो हम देखते हैं ना कि हमने अभी तक जो देखा है, मैं अपने बचपन से बताता हूँ कि बाहुबली ही नेता है। एक नेता है, या तो वो बाहुबली है, या बाहुबली है तो वो नेता है। ये देखा हमने। अब यूपी चले जाइए, आप पूर्वांचल साइड चले जाइए, आप बलिया से आते हैं, आसपास देख लीजिए, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, जितने भी हैं बड़े बड़े बाहुबली हैं, वो नेता हैं। अच्छा, जनता जानती है कि ये गलत काम करते हैं, फिर भी वोट देती है, फिर भी उनको चुनाव जिताती है। ऐसा क्यों होता है? कि इसके ये विरोधाभासी स्टेटमेंट है। मतलब कई बार ये होता है कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति बहुत ही प्रख्यात हो, विख्यात हो, वही बहुत बेहतर हो और वो बहुत अच्छा हो, और उसके चुनाव भी लोग बहुत सही कर रहे हो। चुनाव भी लोगों ने गलत किया है, और उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन वो चर्चा में ज़्यादा रहते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया कि बलिया में जनेश्वर मिश्रा पैदा हुए, बलिया में चंद्रशेखर जी पैदा हुए, बलिया से लगे हुए ही आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, आप बड़े लोग वहाँ से आए। मंगल पांडे की धरती रही है बलिया, पूर्वांचल इस तरीके के लोगों की धरती रही है। तो ये है कि आज का जो समाज है अपने नेतृत्व के रूप में चुनता किसे है। मतलब वो गुड्डू भैया को चुन रहा है मिर्ज़ापुर में, या वो अपने काम करने वाले भैया को चुन रहा है, तो ये उसे डिसाइड करना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों में ही रोल है कि राजनीतिक पार्टियों ने साजिश कर करके मुख्य मुद्दों को चर्चा से बाहर कर दिया है। मैंने आपसे कहा है कि राजनीति में अगर डिफेंडर और फॉर्च्यूनर राजनीति का मुद्दा होगा तो स्कूल और अस्पताल राजनीति की मुद्दा नहीं हो सकता है आज भी। और ये देखिए, सामान्य कॉन्वर्सेशन है। आप गांव के चौराहों पर जाएंगे और वहां जब लोग बैठे हों और स्कूल, अस्पताल और अच्छे मुद्दों की बात करेंगे तो आप समझ जाइए कि पॉलिटिक्स बदल रही है। लेकिन अगर वो ये बात करेंगे, अरे अरे आया बहुत पैसा बांट दिया, बहुत पिला दिया, बहुत लोगों को ले आया, भीड़ लगा दिया। आजकल भोजपुरी में एक नया प्रचलन है, फलाने की रैली में भीड़ लगी। हाँ, वो एक बहुत ही अलग तरीके का प्रचलन जा चुका है कि भोजपुरी पूर्वांचल का एरिया, भोजपुरी का पूरा उधर का माना जाता है। इसमें भोजपुरी के कुछ अश्लील तरीके के लोग हैं जो अश्लील गाने गाते हैं, अश्लील साहित्य पढ़ते हैं, और उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग बन गई है। जी जी बिल्कुल। और उनको लेकर आना, उनके माध्यम से भीड़ इकट्ठा करना, और भीड़ इकट्ठा करके फिर अपना भैया जी को अपना बाहुबल दिखाना। फिर अब इन सब चीज़ों के प्रचलन को लेकिन ख़त्म करना पड़ेगा। और ऐसे में ख़त्म कौन कर सकता है? वही नई कुछ प्रायोगिक राजनीति, कुछ वैकल्पिक राजनीति, जो लोग अच्छी राजनीति कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा, अलग अलग दलों में भी सब जगहों पे लोग हैं जो अच्छी अच्छी राजनीति कर रहे हैं, और वो उन लोगों को अलग लेकर आना। अब मैं आपने बलिया की बात की, एक समय पर अभी भी हम लोग मैं आपको बता रहा हूँ, बलिया में शिक्षा के हालात ये हैं कि कई बार साइंस साइड का बच्चा साइंस नहीं लिख पाया सही से, और वो भी 12वीं पास हो गया होता है साइंस साइड से। मतलब ढेर सारे स्कूलों में इस तरीके के आपने ढेर सारी वीडियोस देखते हैं कि साइंस साइड का लड़का साइंस में लाया 75% और साइंस की स्पेलिंग नहीं लिख पाया। और मतलब ये तमाम चीज़ें, ऐसा नहीं कि हाँ कोई स्पेलिंग से किसी की योग्यता को आप मान सकते हो, लेकिन क्या व्यवस्थाएं हैं इस तरीके की। वहाँ पे एक पूरा है कि वहाँ पे स्कूल और कॉलेज लोग पैसे की कमाई के लिए खोलने लगे, और है नहीं, लोगों के पास प्राइवेट स्कूलों की 200-400 रुपये फीस देने के पैसे नहीं है। उत्तर प्रदेश की, मतलब जितना बड़ा प्रदेश है, उसकी समस्याएं एक अलग स्तर पर हैं। और उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं कि जिनकी लंबाई चौड़ाई दिल्ली जैसे प्रदेश से बहुत बड़ी है। एक दो विधानसभाएं ऐसी हैं जो इनकी 60-70 किलोमीटर वर्टिकल में एक तरफ की। मैं झांसी से आता हूँ, दिल्ली से बड़ा है झांसी। तो आप खुद सोच कर सोनभद्र बड़ा है कि ऐसे में क्या है, मुद्दों को चर्चा से बाहर कर दिया जा रहा है हर जगह। अब लोगों का काम क्या है? नेताओं के लिए लड़ते रहना। होना ये चाहिए था कि नेताओं को अपने लोगों के लिए लड़ना चाहिए था, लेकिन अभी लोगों ने क्या है कि कुछ नहीं है उनके पास, रोजगार घर में नहीं हो, कई परिवारों के ऐसे हालात नहीं हैं
कि वो दाल दोनों टाइम अफोर्ड कर सकें। मतलब मार्क माई वर्ड्स कि कुछ भी परिवारों के हालात नहीं है कि दाल की जो कीमत है कि दोनों समय घरों में दाल बन सकें। लेकिन अगर वही होगा, नेताओं के लिए वो लोग लड़ लेंगे। क्यों लड़ते हो? क्योंकि उन नेताओं की वजह से तुम्हारे घर में दाल नहीं बन पा रही। मतलब हालात ही, अगर आप पूर्वांचल की, मैं कह रहा हूँ, कई किराना की दुकानों पे बैठ जाएंगे तो लोग 20 रुपए के सरसों का तेल खरीदते हुए मिल जाएंगे, और 20 रुपए की कोई सीसी नहीं आती है। दुकानदारों की मजबूरी है कि वो छोटे तेल में लगा के उसमें देते हैं कि 2 टाइम का लोग तेल खरीद के लेके जाए। लेकिन क्या इन मुद्दों को जब आप दिल्ली तक आते हो खत्म हो जाते हैं ना, नहीं, कहीं सुनाई नहीं देता। मतलब हमारे दिल्ली में बैठे हुए सब मुद्दे खत्म हो जाएंगे, अलग तरीके की बात है। यहाँ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, यहाँ बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, हम अच्छी गरीबी से लेके सब पे अच्छी बात कर लेंगे, लैंड क्रूजर। हाँ, फिर वो अलग मामला है। और वहां पे भी होगा कि कुछ अमीर लोगों के पीछे ढेर सारी जनता भाग रही होगी। जी बिल्कुल। और वही है कि समानता नहीं है, गैर बराबरी। इस मतलब मुझे आज के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या लगती है जो गैर बराबरी है हर एक स्तर पर। और ये पूरे यूपी जूझ रहा है इससे, मतलब कोई दूर नहीं जाना। और आपने पूर्वांचल की बात की, उसमें भयानक तरीके से है। तो अगर राजनीति में अगर गैर बराबर, मुझे लगता है कि अगला कोई अगर हमें जन आंदोलन है कुछ भी लगाना पड़े और पार्टियों को भी काम करना पड़े कहीं पे भी, तो कहीं भी लगे वो गैर बराबरी को खत्म करिए आप। और गैर बराबरी तभी होगी जब लोगों को समानता मिले, समानता की तरफ लोग आएंगे। नहीं, बहुत बढ़िया बात है सर्वेश भाई। हम चाहेंगे कि इतना एजुकेशन और इस माइंडसेट के लोग और भी आए पॉलिटिक्स में, अच्छा सोचने वाले, पैसे के पीछे कम भागने वाले। शायद पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, आता ही है पॉलिटिक्स में। एक और चीज़ मेरे दिमाग में है, लास्ट मुझे पूछना है अपनी ऑडियंस के लिए, कि आपने आम आदमी पार्टी में रहते हुए कभी कुछ ऐसा, एक कोई फैसला ऐसा फील किया जिसमें आपको भी डिसएग्रीमेंट रही हो, यार आपको लगा हो कि नहीं? पार्टियों में ढेर सारे ऐसे फैसले सभी जगहों पे सभी संगठनों में होता है। जब आप किसी संगठन में कहीं होंगे तो होगा कि ये नहीं लग रहा होना चाहिए। और लेकिन आप जब किसी संगठन में होते हैं तो उसके अनुशासन से जुड़े हुए होते हैं, चाहे 10 लोगों का हो चाहे 100 लोगों का हो, तो उसकी अनुशासन की एक चीज़ें होती हैं जो मानना भी चाहिए। और पार्टियों के पास तो हमारे पास मौके हैं, सभी आप नेताओं के पास जा सकते हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनसे लगना चाहिए। तो सहमति और असहमति ये दोनों जहाँ नहीं हो सकता है वो कोई ऐसा बढ़िया समूह होगा ही नहीं, ये तो सामान्य सी बात है। दोस्तों, सर्वेश जी ने आज हमारे साथ बहुत लंबी बातचीत की। देखिए, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा है जो ये ना नेचुरल टीवी डिबेट से हटके है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जाके टीवी पर चिल्ली मची हुई है, हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई ऐसी कंक्लूज़न निकली है, कोई बात निकली है जिसने आपको अंदर तक झकझोरा हो, जिसने आपको कोई नॉलेज दी हो, जिसने आपको एक किसी पार्टी का, मैं नहीं कहता भाजपा, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ, तो इनका पर्सपेक्टिव रखने में मदद की हो, एक सोच को साझा करने में मदद की हो कि क्या सोच लेकर आम आदमी पार्टी चल रही है, तो इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, आपस में बातचीत कीजिए, क्योंकि बातचीत ही एक ऐसा जरिया है जहाँ से सारा लोकतंत्र शुरू होता है। तो धन्यवाद करते हैं हम सर्वेश मिश्रा जी का इस पॉडकास्ट में आने के लिए। सर्वेश मिश्रा जी, थैंक यू सो मच आने के लिए और हमसे इतनी सारी बात करने के लिए, इंटरेस्टिंग बात करने के लिए। थैंक यू आपका मुझे बुलाने के लिए। और मैं आपसे भी कहूँगा कि आप सभी पार्टियों के नए नए लोगों को बुलाते रहिए, उनकी बातों को लोगों को बताते रहिए कि क्यों राजनीति में आए, उनकी पार्टियों को क्यों ज्वाइन करें। मैं लोगों से भी ये अपील करता हूँ कि आप लोग जितने भी स्थानीय स्तर की राजनीति में भी रुचि रखिए, अपने लोगों से भी बात विवाद करिए। आप छोटे स्तरों पे जो लोग राजनीति करते हैं, आपके क्षेत्र का कोई पार्षद हो, कोई विधायक हो, बड़े चेहरों को लड़ने की बजाय अपने क्षेत्रीय लोगों से आप वाद विवाद करिए, आप बेहतर राजनीतिक व्यवस्था बना पाएंगे। आप गांव में रहते हों, आप शहरों में रहते हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आपका जो स्थानीय सिस्टम है आप उससे इंटरेक्ट करते रहिए। कई बार हम लोग देश के बड़े ऐसे नेता हैं जिनके लिए लड़ रहे होते हैं, पर स्थानीय हमारा व्यक्ति कौन है इससे में कोई लेना देना नहीं होता है। बड़े नेताओं को कई बार ज़मीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बड़े नेता अचानक से किसी दिन पार्टी बदल देते हैं और आप नीचे के लोग देखते रह जाते हो, जो आपने उनके लिए सालों लड़ाइयाँ लड़ी है इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि आप अपने छोटे छोटे मामलों पे आपके स्थानीय जो भी लोग हैं, स्थानीय जो जन नेता हैं, जो राजनीति में हैं, कई बार सामाजिक तौर पे अच्छा काम कर रहे हैं लोग, वो भी एक नेतृत्व करते हैं, उनसे मिलते जुलते रहिए, अच्छे लोगों और अच्छे काम को प्रोत्साहित करते रहिए। मुझे उम्मीद है आने वाला जो राजनीति है वो खूबसूरत होगी। और आप लोगों से मेरी एक और अपील है, गलत चीज़ें बहुत वायरल हो रही हैं, ऐसे दौर में आप अच्छी चीज़ों को वायरल करिए,
लिविंग वायरल जो चैनल है, मुझे तो आज बात करके बहुत अच्छा लगा। आराम से बात कर रहे हैं, बिना किसी चीज़ों के, अच्छे मौके दे रहे हैं, दूसरे ढेर सारी भी चीज़ें हैं। आप ऐसी कॉन्वर्सेशंस और ज़्यादा सुनते रहें, इसके लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, इनको सब्सक्राइब करिए और ऐसी बातचीत को और अपने बीच में जगह दीजिए। तो दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे आदमी से जो सच बोलने का साहस रखता है, जो सिस्टम बदलने के लिए लड़ रहा है, किसी कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहा है। तब तक याद रखिए, कुर्सियां बदलती रहती हैं लेकिन सवाल जिंदा रहना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।